हाँ तो भाई स्वागत है अपनी जनता का एक बहुत ही ज्यादा मजेदार पॉडकास्ट में। आज फिर से बातें होने वाली हैं अलग अलग कंट्रीज की। तो आज जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं 37 कंट्रीज में विजिट कर चुके हैं और ये एक ट्रैवलर हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं तरह तरह के स्कैम्स जो भाई ने फेस करे हैं, वहाँ की नाइट लाइफ, वहाँ के जो भाई ने कंट्रीज विजिट करी है तो उनके कल्चर के बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद है अनस खान भाई। स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, आपका वीडियो देखते थे आज पहुंच गए। अरे भाई स्वागत है भाई आपका, बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे मिलकर। भाई बहुत अच्छा लगा आके, और भाई एक पहली बार एक्सपीरियंस है और भाई बहुत अच्छा लग रहा है मिलके। हाँ। तो अभी तक तो मैं वीडियोस देख रहा था भाई, आपके पीयूष भाई, दीपक भाई, हाँ। शुभम भाई। भाई हम भी आपकी वीडियोस देख रहे थे और हमें लगा कि अब जो चीजें कैमरा पे नहीं दिखती वो जानने में ज्यादा मजा आएगा, तो भाई को जरा बुलाया जाए। और स्पेशली आप बॉम्बे से आए उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया भाई। और शुरू करते हैं भाई, सबसे पहले 37 में से 37 में से आपकी फेवरेट जो कंट्री है उसी की बात से शुरू करते हैं। कौन सी सबसे बेस्ट कंट्री लगी तो आपको? भाई अभी तक तो सबसे अच्छी मुझे चाइना लगी, क्योंकि भाई चाइना के लोग काफ़ी अच्छे लगे और भाई बहुत ही ज़्यादा डेवलप है और बहुत ही ज़्यादा अंडररेटेड है। लोगों को मालूम ही नहीं कि भाई चाइना क्या है, क्योंकि भाई वो चाइना जैसा बोला, चाइना वो है कि उससे पूछेंगे कि क्या चल रहा है तो बोलेगा भाई कुछ नहीं चल रहा, लेकिन भाई बहुत ज़्यादा डेवलप है। अगर आपको 1000 किलोमीटर ट्रैवल करना है वहाँ पर तो 3-3.5 घंटे में बुलेट ट्रेन से पहुँच जाते हैं। और वहाँ पर भाई हर चीज़ एकदम प्रॉपर है, ज़्यादा कुछ एक्सपेंसिव नहीं है। जो सारी चीज़ आपको दुबई वगैरह में मिलती है, यूरोप में मिलती है, वो सारी चीज़ मिल जाएगी भाई। वहाँ पे पहाड़ है, वहाँ पर नाइट लाइफ बहुत अच्छी है, वहाँ पर नेचर, लोग बहुत ही अच्छा। वो पर भाई वहाँ के लिए कहा जाता है ना कि एक तो खाने की दिक्कत बहुत होती है और लोगों के लिए भी कहा जाता है कि इंडियंस को ज्यादा भाव नहीं होते, कम देते। तो आपको ऐसा भाई फील खाने का तो भाई पूछो मत। 2 महीना कैसा गया आपको क्या बताऊं। वहां पर कुछ भी नहीं है खाने के लिए भाई, कुछ भी नहीं है। मतलब आपको वेजिटेरियन में तो ऑप्शन मिलेगा ही नहीं, क्योंकि अगर ब्रेड भी देखोगे तो उसके अंदर वो पोर्क डालते हैं। अब दूध एक बचता है और एक फ्रूट बचता है। अब 3-4 दिन गुजारोगे उसके साथ, फिर उसके बाद भाई बोलेंगे क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं है भाई वहां पर। जैसे मैं कोई रेस्टोरेंट में गया, अगर वहां पर बोला कि भाई मुझे सिर्फ सब्जी दे दो, खाली चावल दे दो, तो भी उसमें कुछ ऐड वेजिटेरियन, मतलब वहां पर एग भी होता है, एग भी वेजिटेरियन में आ जाता है उनका। अच्छा। वो एग नहीं निकालते हैं, तो वहां पर कम से कम 30-40 टाइप के तो एग रहते हैं, छोटे बड़े अजीब अजीब उसके वो रहते हैं। फिर उसके साथ वो एक ही उसमें बनाते हैं, उसमें दूसरा मीट भी आ जाता है। और वहाँ पर लिजर्ड है, सांप है, कुछ भी सब खाते हैं भाई, सब खाते हैं। वो पूरी मार्केट में एक्सप्लोर किया था भाई, जो कीड़े से लेको मतलब अजीब अजीब टाइप के कीड़े हैं, वो ये हैं। तो भाई वहाँ तो खाना तो बहुत। वहाँ स्ट्रीट्स पे स्मेल नहीं आती? जैसे थाईलैंड वगैरह में हम वहीं गए हैं तो भाई बड़ी स्मेल आ रही होती है, तो आपको नहीं आ रही थी भाई बुरी ये सी? क्या करते हैं ना, ये वैसा खुली ओपन मार्केट ज्यादा रखते नहीं है। अच्छा। वो स्पेसिफिक जगह पे रखते हैं, जैसे थाईलैंड वियतनाम में ओपन रहता है, हर जगह स्मेल आते रहती है। यहाँ पर इतना नहीं है, लेकिन फिर भी भाई यहाँ पर उससे डेंजर चीज खाते हैं सारा। अरे भाई। लेकिन थोड़ा सा बचा के रखते भाई बताओ एक बार क्या डेंजर चीज आपने देखी हो, चटक कुछ अलग अलग जानवर? हैं। मैं तो सारा कुछ देखा हूँ उनके पास। वो लोग डोंकी भी खाते हैं। अच्छा। और आपको समझना है कि क्या है ये, उसमें मेन्यू में अगर आप ट्रांसलेट करोगे तो कभी कभी चिकन भी कुछ और आ जाता है वहाँ पे, ट्रांसलेशन बराबर काम नहीं किया तो डोंकी खाते हैं। कैमल एमल तो नॉर्मल है वहाँ पर, डोंकी खाते हैं। फिर उसके बाद कैमल भी खाते हैं। कुछ रीजन वहाँ पर डेजर्ट वाला रीजन भी है, इनर मंगोलिया, तो वहाँ पर वो कैमल भी खाते हैं। और डोंकी तो बहुत कॉमन है वहाँ पर, हर रेस्टोरेंट में आपको डोंकी मिलेगा। और कीड़ा मकोड़े तो आपको वहाँ बहुत ज्यादा मिलते हैं। कीड़ा मकोड़ा तो हम बात है, मतलब बात बहुत ज्यादा। तो भाई आपने खाने को मैनेज कैसे करा? मतलब कोई इंडियन अगर ट्रैवल करना चाहे और अगर वो वेजिटेरियन है तो क्या करे भाई वो? तो भाई जो बड़ी बड़ी सिटीज है, जैसे बीजिंग हो गई, शंघाई, शेंजन, वहाँ पर आपको थोड़े इंडियन रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, तो वहाँ पर आप मैनेज कर सकते हो। लेकिन बहुत दूर दूर पे मिलेंगे, तो वो जाना ट्रैवल करना बहुत मुश्किल हो और वो जाएगा। महंगे भी होंगे फिर? बहुत ज़्यादा महंगे है भाई वो। मतलब आप नॉर्मल दाल, और मैं भी वो लिया था दाल रोटी लोगे तो 1200-1500। और टेस्ट भी वैसा नहीं होगा? टेस्ट तो भाई कुछ भी नहीं मिलता, बस वो मिल रहा है, खा रहे हो, खा लो, वैसा है। भाई ऐसे देश में जहाँ कीड़े मकोड़े कॉमन है, अगर वहाँ दाल रोटी मिल रही है तो कैसी हो, उससे बंदा चबाएगा भाई, खाओ पेट भरो अपना। और खाने पीने, और कहीं बाहर जाओगे तो भाई वहाँ पर फ्रूट पे सरवाइव कर सकते हो। थोड़ा सा आप कुछ दही ले लिए, दूध ले लिए, भाई उस पे ही रह सकते हो। और वहाँ पर थोड़ा खाने पीने का प्रॉब्लम है, लेकिन तो भाई ये फिर बेस्ट कंट्री कैसे बनी आपकी? बेस्ट वो कंट्री बताओ। भाई, लोग बहुत अच्छे लगे। मतलब वहाँ पर इंडियन से लेकर थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन है, लेकिन मतलब ज्यादातर जो नॉर्मल लोग हैं वो बोल ठीक है। मतलब एज फॉरेनर देखते हैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट दिखाते हैं, फोटो लेते हैं आके। फोटो तो भाई बहुत ज्यादा लेते हैं, आप कहीं भी जाओगे तो इतना ज्यादा फोटो लोगे, बोलेंगे क्यों ले रहे हैं भाई, खाना खा रहे हो तो खाना खाने नहीं देंगे, फोटो 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 फोटो। अपनी फैमिली लेके आ जाएंगे, बच्चे लेके आ जाएंगे, गोद में बैठाएंगे, बोलेंगे फोटो लो फोटो लो। अच्छा। और जैसे मैं एक जगह गया था वहां पर, तो वहां पर स्कूल की पिकनिक वगैरह आई थी, तो वहां पर 1000-2000 बच्चे थे, बहुत बड़ा सा वो था।
तो वहां पे सारे बच्चे लाइन लगा के फोटो ले रहे हैं भाई अरे आपके साथ भी फोटोज लिए? मेरे साथ फोटो लिए पूरा। ये तो वही वाली बात होगी, यहाँ के देसी जब गोवा जाते हैं कोई रशियन आती है ना, फोटो प्लीज आओ सेल्फी, तो ये वाली चीज होगी वही, भाई। क्योंकि चाइना मुझे लग रहा है ना भाई ज्यादा एक्सप्लोर नहीं है, वहां पे ज्यादा टूरिस्ट जाते नहीं है, तो उनके लिए सरप्राइजिंग है कि भाई कोई बाहर का आया बंदा, तो वो लोग ज्यादा वो एक्साइटमेंट प्लस दिखाते हैं। उनको भी रिजर्व करके रखा जाता है ना, हर चीज की एक्सेस नहीं है, इंटरनेट, भाई वहां तो कुछ भी नहीं चलता है, आप जैसे ही लैंड करोगे व्हाट्सएप वगैरह कुछ कुछ नहीं चलता है, वहां पे वीपीएन चलेगा तो वहां पे टिंडर नहीं चलाया? नहीं भाई, टिंडर वहां पे टाइम ही नहीं मिल पाया भाई ज्यादा। मुझे लगा बोलोगे पता नहीं टिंडर होता क्या करो भाई। नहीं, वहां पर भाई पहले तो जैसे ही आप पहुंचोगे हाँ। सारी चीज बंद, कुछ भी नहीं चलेगा वहां पर, चाहे जो कर लो, और उस पे वीपीएन भी कुछ स्पेसिफिक है वही चलते हैं, और पहले से डाउनलोड करके जाना पड़ता है, वहाँ कुछ वीपीएन डाउनलोड भी नहीं होते हैं, और अगर बिना वीपीएन के अगर आप गूगल मैप चालू किए हो तो आप लोकेशन यहाँ दिखा रही है, थोड़ी देर बाद जम करके वो दूसरी गली में लेकर चले जाएगा, आप वहां जाओगे तो वो घुमाते रहेगा, आपको लोकेशन पे पहुंचाएगा ही नहीं। अच्छा, तो जिस दिन मैं पहले दिन गया था तो मेरा हॉस्टल इस बिल्डिंग में, मैं 4 घंटा घूम रहा था, अरे बाप, कुछ नहीं मिला वहाँ भाई थोड़ा लैंग्वेज बैरियर भी होगा, लोग इंग्लिश कम बोलते हैं वहाँ पे, पे, इंग्लिश बोलते ही नहीं भाई। है ना, तो फिर कैसे थोड़े से वो जो यंग जनरेशन के लोग हैं वो थोड़ा सा यस नो भाई, और जो बूढ़े हैं वो यस नो कुछ भी नहीं जानते, राइट लेफ्ट कुछ तो भी वो नहीं। ट्रांसलेटर वो से ट्रांसलेटर से पूरा, ट्रांसलेटर अच्छा मिल गया था। पहले दिन पे मुझे एक इंडियन मिल गया था एयरपोर्ट पे, वो बोला ये ट्रांसलेटर बहुत बेस्ट है, आप उससे काम चला सकते हो, तो ट्रांसलेटर तो ही होटल हॉस्टल में वाईफाई मिलता है, हाँ मिलता है वहाँ पे। बट फिर वो भी रिस्क रहता होगा, वो डेटा आपका एक्सट्रैक्ट, डेटा तो भाई इसमें इतना इशू है कि डेटा तो लीक होता ही है उसमें, ये तो अच्छा, ये तो नॉर्मल सी बात है, क्योंकि हरदम चाइना में ये बात है कि आपको लगेगा कि कोई देख रहा है, क्योंकि कैमरास हर जगह लगे रहेंगे, कहीं भी जाओ आप, चाहे एकदम एकदम मतलब सिटी से 2000 किलोमीटर दूर भी जाओगे, एक गांव जैसे एरिया में, वहां पर भी आपको कैमरा मिलेगा हर जगह, मतलब क्या पेड़ पे भी लगा देते हैं? हर जगह भाई, गली में भी ऐसा पूरा बड़े बड़े कैमरा लगे रहते हैं, छोटे नहीं बड़े बड़े कैमरा, आप कहीं भी देखो ऐसा लगेगा कोई देख रहा है, कमरे में बच के रहिए। थोड़ा सा सेफ भी लगता है उसकी वजह से, सेफ बाथरूम में बच के रहिए। बाथरूम में भी देखना पड़ेगा भाई है कि नहीं। सही बात है भाई। और फिर भाई और कौन सी सेकंड बेस्ट पे आते हैं, और कहाँ, अभी आप ईरान में थे भाई, ईरान की बात करते हैं, वहां अभी वॉर चल रही है और आप मुझे बता रहे थे कि मैं वापस जाना चाहता हूँ, क्या सीन है भाई? अभी फ्लाइट बहुत ज्यादा महंगी हो गई तो मैं चले जाता वापस ईरान, क्योंकि मेरा ट्रिप कंटिन्यू था। तो ईरान भाई काफी ज्यादा बदल गया है, मतलब अभी 1.5 साल पहले आपको मालूम होगा कुछ वो प्रोटेस्ट हुआ था, वो एक लड़की मर गई थी, तो उसके वजह से अभी लोग एकदम रेबल हो गए हैं, कुछ भी नहीं मतलब सुनते हैं, तो वहाँ पर एकदम ओपन लड़कियां सिगरेट पी रही है, और मतलब एकदम ओपन हो गया, मतलब जैसा सोचा था उससे एकदम अपोजिट निकला भाई ईरान। ऐसा कहा जाता है जो इस्लामिक कंट्रीज जैसे ईरान की, हमने फुटबॉल टीम वगैरह देखी है तो वो हिजाब पहनकर पूरी बॉडी कवर्ड रखते हैं, तो अब पहनावे में भी रिबेलियस हो गए कि मतलब शॉर्ट ड्रेसेस और वो सब पहन रखा है यार, ऐसा? नहीं, जैसे कुछ सिटी जैसे मशहद गया था मैं, वो रिलीजियस सिटी है, तो वहाँ पर वैसा पूरा सिस्टम था कि पूरे हिजाब में थे लड़कियाँ, लेकिन जैसे तेहरान कैपिटल है वहाँ पर भाई एकदम ओपन था, मतलब कुछ जरूरत नहीं है, जैसे यूरोपियन कंट्री टाइप ही कर रखा है माहौल। नहीं अभी वैसा तो नहीं पहुंचे, लेकिन धीरे धीरे वो वैसा जा रहे हैं। जैसे हमारा हॉस्टल था वो ईरानी पार्लियामेंट के एकदम पीछे, मतलब 200 मीटर दूर पे होगा, वहां पर वो पार्टी चल रही है, गाना लगाए हैं, दारू है, तो वहां पर मुझे तो लगा ही नहीं था कि वहां पर ऐसा दारू मिल सकता है ऐसा। और कौन सी कंट्री से लोग ट्रैवल कर रहे थे वहाँ पे? वहां पर ज्यादा तो जैपनीज थे, थोड़े यूरोपियंस थे, चाइनीज थे, इंडियंस बहुत कम थे। इंडियन में वहाँ पर था, बहुत बड़ा सा हॉस्टल है वहाँ पे, तो वहाँ पर 4 दिन में एक ही इंडियन आया था, वो भी कुछ काम से आया था, घूमने तो कोई भी नहीं आता। और रिसेंटली अभी ईरान वीज़ा फ्री भी किया है, 15 दिन जाके वीज़ा फ्री घूमो वहाँ पर। वैसे घूमने लायक है वहाँ पे? भाई बहुत सस्ता है, इतना सबसे सस्ती कंट्री मेरी अभी तक की। नहीं मतलब कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे टूरिस्ट को विजिट करना चाहिए, आपने कुछ सीनिक या सुंदर जगह देखी वहाँ पर भाई बहुत सारी चीज़ें ऐसी, जैसे मैं भी एक विलेज गया था वहाँ पर, वो एक ज्वालामुखी फटा, मतलब 2-3 हज़ार साल से ज्वालामुखी फट के वो घरों के अंदर ना पहाड़ के होल हो गया है, तो उसके अंदर लोग रहने लगे हैं। दुनिया में सिर्फ 3 जगह, जैसे कैपेडोकिया में टर्की में, लेकिन वहाँ लोग रहते नहीं, यहाँ 800 साल से कंटिन्यूस लोग रहते हैं, और नेचर वगैरह काफ़ी अच्छा है ईरान का, सस्ता तो भाई मतलब आप अभी जैसे मैं टूर का वो किया था, एक ड्राइवर के साथ गाड़ी बुक किया था, तो भाई वो 9 दिन मेरे साथ 24 घंटा रहेगा, पूरा गाड़ी से घुमाएगा, 3,500 किलोमीटर ट्रैवल करने वाले थे, मतलब पूरा। वो मेरे से $95 ले रहा था पेट्रोल के साथ में। $95? 8,000 रुपये। 8,000 रुपये पेट्रोल भाई वहां पर 2 रुपया है, इंडियन 2 रुपये लीटर है पेट्रोल, डीजल 70 पैसा। अच्छा जी, एक गाड़ी को 60 लीटर पेट्रोल मिलेगा महीने में 2 रुपये में, 1 रुपया 80 पैसा इंडिया का।
बाप रे। और अगर 60 लीटर से ज्यादा लेना है तो डबल दो, मतलब 3.5 रुपए दो, मतलब वो फ्री ऑलमोस्ट। वहां पर डीजल 70 पैसे वो फ्री है, इसकी वजह से गाड़ियां वगैरह एकदम सस्ती हो जाती है। और करेंसी सबसे छोटी करेंसी है दुनिया की, मतलब $100 में चेंज करवाता हूँ तो मुझे 62 मिलियन रियाल मिलता है। और लोग कैसे भाई ईरान के? ईरान के लोग भाई बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है, मतलब वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन ज़रा भी नहीं होते इंडियंस के, वो पसंद करते हैं लोग, जेन्युइनली पसंद करते हैं वो लोग वहाँ के। इंडियंस को पसंद बहुत ज़्यादा पिक्चर भाई, बॉलीवुड बहुत ज़्यादा देखते हैं वो लोग। अच्छा। बॉलीवुड के बहुत दीवाने भाई, सारे लोग को जानते हैं। सलमान खान, शाहरुख खान गाना गाने लगेंगे, आप कहीं मार्केट में जाओ बात करो, वैसे ही मालूम पड़ेगा इंडियन, तो वो लोग एकदम कौन खुश हो सा जाते हैं। गाना गाते हैं? वो भाई शाहरुख खान का सबसे ज़्यादा शाहरुख खान की बहुत फैन फॉलोइंग है भाई। भाई तो ये जो कंट्रीज हैं, ये इनके रूल्स रेगुलेशन बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं कि रात को 9 बजे के बाद आपको सड़कें खाली मिलेंगी, ऐसा कुछ है यार? लेट नाइट खुला रहता है? ये और स्टिक ना लोकल के लिए रहती है, टूरिस्ट कुछ भी करें वहाँ पर, टूरिस्ट की हर कंट्री में मतलब ज़्यादा कुछ वो नहीं रहता है। लेकिन नाइट लाइफ वगैरह तो ईरान में कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा छुपे में हो सकता है वो। मैं पूछा था किसी से तो बोल रहे थे है, लेकिन भाई बहुत ज़्यादा छुपी हुई है, वो भी अभी हो गई है, पहले नहीं थी। और बाकी रात वगैरह में थोड़ा सा खाली हो जाता है, मतलब 8-10 बजे के टाइम पे खाली होना चालू हो जाता है पूरा। सब अंदर ही रहते हैं, सब घर अंदर में। ही रहते हैं भाई जैसे कुछ कंट्री में जैसे जो हमारी बेसिक एप्स हैं, जैसे व्हाट्सएप हो गया, ये सब नहीं चलता, तो यहाँ पे ये सारी ऐप चलती हैं जो बेसिक एप्स हैं, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, और इंटरनेट का एक्सेस इजीली है। ईरान में है, ईरान में प्रॉपर है, लेकिन ईरान में सैंक्शन लगे हुए हैं तो कार्ड नहीं चलते आपके। आप कैश लेके जाओ, $US लेके जाओ, अगर आपके पास कैश खत्म हो गए तो आपकी कहानी खत्म। अच्छा। आपको वहां पर फिर एटीएम विड्रॉल्स और ये सब नहीं है? वीजा मास्टर कार्ड आपका चलेगा ही नहीं वहां पर। ओ। तो आपको पूरी, जैसे अफगानिस्तान भी सेम है, अफगानिस्तान भी आपको कैश लेके जाना है। जब पहली बार गया था तो हमारा पैसा ही खत्म हो गया, तो हमारी फ्लाइट गलती से कैंसिल कर दी थी, दिल्ली काबुल से दिल्ली फ्लाइट थी। अब वो कुछ वेदर कंडीशन की वजह से चेंज हो गया, हमारा पैसा खत्म हो गया। तो एयरपोर्ट जैसी जगहों पे भी कार्ड नहीं चलते? कहीं नहीं चलता है वहां पर। ओ। वीजा मास्टर कार्ड बैन है वहां पर, कैश पूरी कैश की वो है। जैसे अभी रशिया भी हो गया है, रशिया भी मैं गया था तो रशिया में भी पूरा कैश। रशिया कैसे हाल आता है भाई अभी? रशिया के भाई सैंक्शन लगने के बाद थोड़ी सी महंगाई आई है, लेकिन वो लोग के पास सारी चीज़ पहले से अवेलेबल है। जैसे दूसरी कंट्रीज के पास सैंक्शन लगाते हैं तो उनके पास फैसिलिटी खत्म हो जाती है, लेकिन रशिया सफिशिएंट है, वो अपना काम चला लेता है। कितना भी कोई भी कुछ भी करे, वो अपना काम उसका निकल जाता है। रशिया भी भाई बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं, ठीक ठाक है। वो जो वेस्टर्न यूरोप सारी चीज़ देता है वो रशिया भी ऑफर करता है, लेकिन वो सस्ते में। ओ, अच्छा भाई एक चीज बताओ, आप तालिबान में बड़ा एक क्रेजी किस्सा हुआ यार, आप अरेस्ट होने की कागार पे थे, जरा बताओ वो कैसा भाई था? तालिबान में तो हम थे, कंधार नाम की सिटी है अफगानिस्तान में, जिसको बोलते हैं तालिबान का कैपिटल। अब वहाँ पर हम रिकॉर्ड कर रहे थे, अब रिकॉर्ड करते करते मुझे मालूम नहीं पड़ा, मैं फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा था, रिकॉर्ड करते करते मालूम नहीं पड़ा कि हेडक्वार्टर कुछ तो उनके मेन बिल्डिंग सी थी। अब मैं उसको रिकॉर्ड कर लिया, 5 मिनट के अंदर भाई ना 3-4 गाड़ी घेर लेती है। अच्छा। अब हमको समझ में नहीं, हमको लगा कुछ नॉर्मल वो होगा। अब उतरते साथ वो थोड़ा सा गुस्सा होने लगे, अब लैंग्वेज तो समझ में नहीं आ रही, वो पश्तो में बात करते हैं वहाँ पे। और हमारा जो गाइड है वहाँ पर 2 लैंग्वेज चलती है, एक दारी और पश्तो। तो मेरा गाइड हल्की हल्की दारी पश्तो बोलता था, उतने वो टाइम पे ना वो भी भूल गया, वो उसको पकड़ के लेके चले गए। और हमको समझ में नहीं आ रहा है क्या वो एग्रेसिव हो रहे कि क्या है ये, क्यों वीडियो शो फोन दिखाओ। तो मैं फोन सारा दिखाया तो पुरानी क्लिप देख रहे, बोलते ये नहीं जो यहाँ पर निकालो, समझ, वो थोड़ा सा एक्शन में बता देते कि यहाँ जो निकालो। तो मोला डर गया भाई, मोला ये क्या सीन है। अब तालिबान, अब यहाँ बैठ के वो समझ में नहीं आएगा, वो जो फीलिंग वहां पे थी ना कि भाई अभी कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पर क्या सही कर बात दे, है। अंदर लेके चले जाएं और बंद कर दें, कुछ भी हो जाए तो कुछ उसका वो नहीं है। लेकिन 1 घंटा वो करने के बाद वो छोड़े, लेकिन हमारा गाइड वहीं था, उस गाइड को लेके चले गए थे। तो फिर 3 घंटे बाद गाइड को छोड़े तो बताया सारा कुछ, वो लेटर लिखवाए कि ऐसा नहीं करेगा, वो क्लिप डिलीट करना है, और बहुत सारे वो तो लगे। डिलीट करवाई वो क्लिप? डिलीट करवा दिए भाई वो क्लिप, सच बताओ? डिलीट करवा दिए भाई। उनको समझ में आता, वो डिलीट करेंगे ना, पहले उनको इतना वो नहीं था, लेकिन अब डिलीट करने के बाद बोलते रिसाइकल बिन, वो भी वहां से भी निकालो। अच्छा। वो समझने लगे तो वहां से भी डिलीट करवा दिए। अच्छा। लेकिन पूरा गाइड बताया तो बराबर। भाई वहाँ पे जैसे आप ट्रैवल ब्लॉगर हो और भी वहाँ पे लोग रिकॉर्ड करते हैं, तो मतलब वो सबको पकड़ते हैं कि बस कोई रिकॉर्ड ना कर ले? नहीं, वो रिकॉर्ड करने देते, साथ में भी रिकॉर्ड करने देते, लेकिन उनकी कुछ ऐसे सीक्रेट जगह होगी, क्या मालूम, कुछ हेडक्वार्टर टाइप का होगा, तो वहां रिकॉर्ड करने से बोले यहाँ क्यों किया आप वहां करो। और हमारे साथ भी करना है तो कुछ लोग बहुत ज्यादा फ्रेंडली रहते हैं कि भाई रिकॉर्ड कर लो, क्योंकि अभी वो 2 साल पहले गवर्नमेंट में है तो उनको भी ऐसा एक वो लगे कि भाई और टूरिस्ट आओ यहाँ पर। जब मैं पहली बार गया था तो वो साल में 700 टूरिस्ट आए थे पूरे साल में। अच्छा। हाँ, पूरी दुनिया से 700 लोग आए थे, तो उसमें एक मैं था। तो वो लोग प्रमोट कर रहे हैं टूरिज्म, क्योंकि भाई पैसा चाहिए बाहर, $US आए कंट्री में तो लोग टूरिज्म प्रमोट कर रहे हैं। इसलिए जैसे टूरिस्ट आते हैं तो उनको बोलते हैं चाय पीना, चाय पियो, और साथ में नाश्ता, बहुत सारा नाश्ता किया भाई उनके साथ में। अच्छा। डर लगती है, लेकिन
वो जब बोलते तो मना भी नहीं करने होता उनसे इंटरेक्शन के टाइम क्या पूछते हो आप? वो बस ऐसे थोड़ी सी बातचीत होती। अब कुछ लोग ना वहाँ पर हिंदी उर्दू समझते हैं, हाँ। वो लैंग्वेज समझते तो इजी हो जाता है बात करने में। अब वो जो कुछ ऑफर करते हैं तो डर लगती है कि भाई मना करें तो गुस्सा ना हो जाए तो बोला भाई चलो। तो चाय तो हर जगह पूछते हैं वहाँ पर। चाय कैसी है वहाँ की? चाय भाई ना शक्कर रहती है कुछ भी नहीं, वो ब्लैक टी रहती है, वो ब्लैक और ग्रीन टी वाटर बेस रहती है, दूध वाटर वाली? बेस। दूध भाई है ही नहीं वहाँ पर, अच्छा। दूध की चाय मिलती ही नहीं है भाई। वहाँ तरस जाओगे दूध की चाय पीने के लिए, वो दूध पत्ती बोलते हैं वो लोग। अच्छा। तो वहाँ पे वो मिलती नहीं है, वो सिर्फ ब्लैक टी और ग्रीन टी पीते हैं जो कि टेस्टलेस रहती है, शक्कर कुछ भी नहीं रहता है भाई उसमें। समझ गए हम। बस वैसे ही। तो वो जब ऑफर करो तो भाई डर के थोड़ा सा पी लो। खिला दो भाई। और वहां पर मैं एक जगह है जिसको बोलते हैं दुनिया की सबसे खतरनाक जगह थी एक टाइम पे, पंजशीर वैली। अच्छा। तो अब इस बार मैं 2 बार गया था अफगानिस्तान। एक बार पहले गया था तालिबान आया था 22 में, 22 में, और उसके बाद अभी गया था, ये साल ही गया था 2 महीना पहले। तो एक जगह है पंजशीर, उसको बोलते हैं दुनिया की सबसे ज़्यादा खतरनाक जगह है, क्योंकि वहाँ पर तालिबान भी है और साथ में कुछ ग्रुप एक्टिव है। जैसे नॉर्दर्न अलायंस नाम का एक ग्रुप है जो एंटी तालिबान है, तो तालिबान पर हरदम अटैक करते रहता है। तो मेरा गाइड से पूछा, मतलब जा सकते हैं कि नहीं, तो बोलता है डेंजर, लोग मना करते हैं, है डेंजर लेकिन जाके आ सकते हैं, मतलब जा सकते हैं, 1-2 दिन रह के आ सकते हैं। तो बोलता क्या चलना है? बोला ठीक है चलते हैं, देख लेंगे क्या होएगा। तो ड्राइवर अपने मतलब आसपास का एक खास ड्राइवर रखा ताकि वो कोई नॉर्मल दूसरा आदमी ना रहे। तो हम गए। तो वहाँ पे कैसा है ना, हर सिटी हर प्रोविंस में एंटर होने से पहले ना बड़ा सा गेट रहता है कि ये प्रोविंस में आप एंटर कर रहे हो। हम पंजशीर में एंटर किए, वहाँ का परमिट लगा, पहले तो परमिट उसको लेना पड़ा, परमिट दिखाए, सारा कुछ डॉक्यूमेंटेशन होता है हर प्रोविंस में घुसने से पहले। उसके बाद थोड़ा सा आगे 5-10 मिनट आगे गए भाई, ट्रैफिक जाम, 150-200 तालिबान वाले खड़े हुए हैं। जैसे मूवी में दिखाता है ना भाई, गन लेके खड़े हुए हैं भाई, वैसे ही खड़े थे? पूरा गन लेके चारों तरफ खड़े थे। कुछ ट्रक पे खड़े हुए हैं, कुछ ऐसा रोड के साइड में खड़े हुए हैं, चारों तरफ खड़े हुए हैं। और वहां पर दूर पे एक आदमी दिखा ना भाई, पूरा खून उसको उठा के लेके जा रहे गाड़ी में डाले। अरे बाप भाई वहां पर मैं देखा, फट गई भाई एकदम, मतलब भाई फटेगी, फट के 74 है भाई। फटते तो सर दुखता ना भाई, पेट वेट सब दुखने लगा, ये क्या है ये। और वो ट्रैफिक में 10 मिनट गाड़ी रुकी हुई थी हमारी। बोला भाई कभी क्या हो जाए, कभी कुछ बंदूक ना चल जाए, गोली ना चल जाए, भाई कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वहां पर दूसरा ग्रुप भी एक्टिव है। सही बात है। तो वो दिन भाई सबसे ज्यादा मतलब ऐसा लगा था कि भाई यहाँ पर कुछ हो सकता है यार, हाँ। कुछ हुआ है। तो फिर वहां से हम 1-2 घंटे में निकल गए भाई। 2 दिन का रुकने का प्लान था, वहां पर रिकॉर्ड करने भी ज्यादा कुछ दे रहे नहीं, तो वहां से निकल गए। और एक बार अफगानिस्तान में हम, जैसे गन मार्केट है वहां पर, ओपन गन मार्केट मिलती है, ओपन गन कोई भी ले लो कोई जाके। भी भाई। M16 पता नहीं कोई सी गन थी, फिर वो सब 15,000, $200, $250, $300। बट भाई वहाँ के जो लोकल लोग हैं सिर्फ वही खरीद सकते हैं, टूरिस्ट भी बाय कर सकते हैं? नहीं, उसके लिए लाइसेंस लगेगा, उसके लिए बहुत सारा रेगुलेशन लगेगा, लेकिन ओपन मिलती है। आप देख सकते हो कि भाई टेस्ट नहीं कर सकते हो, लेकिन उठा के सारा चीज फंक्शन वगैरह देख सकते हो। बुलेट प्रूफ जैकेट मिल रही है, वो जो अमेरिकन सारे बम वगैरह छोड़े वो सारा कुछ मिलता है। अच्छा। तो वहाँ आप चाहे जो खरीद सकते हो। तो वहाँ पर हम रिकॉर्ड किए पूरा दिन गन मार्केट। और वहाँ पर भाई वो ऐसी जगह है जहाँ पर टूरिस्ट आ ही नहीं सकते हैं, वो अफगानिस्तान के भी एकदम अंदर वाली जगह है। तो वहाँ पर पूरे शहर में एक हंगामा हो गया कि इंडियन आए हैं, वीडियो बना रहे। अच्छा। तो हमारी होटल में हम खाना वाना खा के 8:30-9 बजे तक होटल में आए। तो वहाँ पे सारे लोग मतलब मिलने आने लगे, आसपास के यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट, नॉर्मल लोग, कि भाई कोई मेहमान आए। मतलब जब तालिबान टेक ओवर किया था उसके 6-8 महीने की बात है। तो सब मिलने आ रहे हैं। हम लोग डर गए कि भाई इतने सारे लोग क्यों आ रहे हैं मिलने। आपके साथ कितने लोग थे? मैं था, मेरा गाइड था, मेरा ड्राइवर था और एक और लड़का था। अच्छा, इंडिया से ही था? इंडिया से था, वो व्लॉगर था, लेकिन वो अफगानिस्तान के बाद व्लॉगिंग छोड़ दिया। बोलता भाई मैं नहीं कर सकता हूँ मैं नहीं कर सकता भाई। वो वीडियो भी नहीं डाला। अच्छा। नहीं डाला, बोलता भाई मैं नहीं कर सकता हूँ। मैं उसके बाद वो दिन मेरा हो गया स्वाहा, निकलो। तो जब लोग मिल रहे थे तो क्या फ्रेंडली थे? बहुत फ्रेंडली थे, मतलब वो शौक थे सबसे पहले कि भाई यहाँ कैसे कोई आ सकता है। उसके बाद इंटरव्यू लिए यूनिवर्सिटी वाले कि भाई अब बताओ एक्सपीरियंस कैसा लगा अफगानिस्तान आके। तो उसमें कैसा ना भाई, रात में 10:30-11 बजे ना 4-5 लोग आए गन लेके। अब हम डर गए, अब कुछ सवाल भी नहीं कर पाएंगे कौन है क्या है। तो मतलब गाइड से बोला बात करो, तो वो बोले कि हम तालिबान वाले हैं, आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तो हम नीचे आसपास रहेंगे, आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं। क्योंकि भाई वहाँ पर अभी उससे कुछ दिन पहले ना मेरा एक और दोस्त है जो व्लॉगर है, वो बोला कि भाई थोड़ा संभल दो, आप जब तक खतरे में रहोगे, आपको कोई बोल रहा नहीं तो आप चला लोगे, ठीक है भाई, जब तक कोई रिमाइंड करेगा ना भाई खतरे में है तू, तब तो रियलाइज फट होता गया, है। हाँ। वो बोला भाई मैं तो निकल गया अफगानिस्तान से, तू अपना देख ले।
भाई आईसीस आते हैं तो गर्दन उड़ाते हैं लोग, ऐसा नॉर्मल मारते भी नहीं है। तो भाई वो रात नींद ही नहीं आ रही है। अब मतलब कोई होटल पे चढ़ के आके कोई, क्योंकि अब दूसरी जो पार्टी है उनको तो गवर्नमेंट का नाम खराब करना है, जो तालिबान है, तो वो आके डायरेक्ट टूरिस्ट आए मार दे तो खराब न्यूज़ जाएगी। तो भाई रात भर मैं खाली बैठा हूँ ऐसे ही, कब सुबह हुए निकलो, थोड़ा सा भी अगर खटपट हो रहा है ना कुछ, भाई मैं तो देख लेता, फर्स्ट फ्लोर पे मेरा रूम था, मैं देख लेता बाथरूम की खिड़की से भाग सकते हैं और यहाँ से कूद सकते हैं, थोड़ा हाथ टूट सकता है लेकिन भाग सकते हैं। पूरी प्लानिंग कर भाई ली। पूरी प्लानिंग करके मैं रात में ऐसे ही बैठा था। 5 साढ़े 5 बजे सुबह हुए, बोला भाई चलो यहाँ से नहीं रुक सकते। ओह, अच्छा भाई, आप अफ्रीका भी गए हो, आप बता रहे थे कि वहाँ पे कुछ ऐसा एरिया है जहाँ पे इलीगल गोल्ड माइनिंग होती है, आप तो उस बारे में थोड़ा बताओ, क्या चल रहा है उस देश में? ये मडागास्कर एक कंट्री है अफ्रीका में, अफ्रीकन मेनलैंड से थोड़ा सा 400 किलोमीटर दूर पे। वहां पर भाई बहुत सोना होता है, बहुत ज्यादा सोना। एक आप रिवर देखोगे ना, वो रिवर पे आप सोना देख सकते हो क्लियरली, सामने पूरा दिखता है, मतलब शाइन करती है पूरी रिवर, ऐसा हाथ उठाओगे ना पूरा दिखता है, लेकिन वो इतना बारीक रहता है कि आप उसको जमा नहीं कर सकते, उसके लिए एक टेक्निक लगती है, और वो गवर्नमेंट बैन करके रखी कि भाई कोई ऐसा इलीगल माइनिंग नहीं कर सकते, वो एक गवर्नमेंट निकालेगी और उनके हिसाब किताब से। तो मोला भाई अब ये देखना है कैसे निकालते हैं, उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। तो लोकल से बात किया तो वहाँ पर भी लैंग्वेज बैरियर कोई समझ रहा नहीं। एक लड़का मिल गया था, एक आदमी मिल गया था, वो बोला कि मैं दिखा दूंगा लेकिन वो बहुत दूर है, यहाँ से नाव से आपको बैठ के जाना पड़ेगा, अब कितना दूर क्या है वो मालूम नहीं, बस चलना मेरे साथ में। बोला ठीक है भाई, उसको $20 दिया, तो वो नाव में लेके, अब वो भाई नाव ऐसा इतनी सी नाव है, वो एक पेड़ जो रहता है उसमें से वो निकाल के वो बना दिए वो। अब डर लग रही है कि भाई पानी में गिरे तो पासपोर्ट सारा कुछ खराब हो जाएगा, डूब जाएंगे, कुछ मालूम नहीं कितना गहरा है। मुझसे पूछा भाई यहाँ पर कुछ मगरमच्छ रहता है? बोलता नहीं वो सिर्फ कभी कभी बारिश में आता है। तो वो बोला मतलब कितना दूर, कितना टाइम लगेगा? तो बोलता भाई आधा घंटा। अब वो करते करते 3 घंटा वो नाव में हम आगे गए। अच्छा। और वहां पे फिर नदी का जो स्टार्टिंग का पार्ट रहता है ना, वहां पे वो सोना निकालते हैं। तो वहां पे देखे लोग, वो भाई काली सी मिट्टी रहती है, उसको डालते हैं, वो घुमा घुमा के सोना निकालते हैं। और भाई वहां पर सोना बहुत सस्ता है। पहले तो अभी इंडिया में 70,000 का कुछ होगा, वहां पर नॉर्मल ऑफिशियल रेट ही वहां पे 30-35 हज़ार 10 ग्राम मिल जाता है 1 तोला। अच्छा। और वो लोग से लोग तो भाई आपको 6-7 हज़ार 10 हज़ार में दे देते हैं। अच्छा। वहां के जो माइन करे थे, वो लड़के से मिला, वो दांत में सोना लगाया था, बोलता ये मैं खुद खोद के निकाला हूँ। अरे पूरा सोना लगाया था दांत में। तो भाई वो देश गरीब है, बहुत ज्यादा गरीब है भाई। तो गरीब कैसे भाई, सोने की खान है उनके पास? अब कैसा ना, बार बार हर जगह निकाल नहीं सकते, बार बार रेड पड़ती है, बार बार उनको लेके चले जाते हैं। तो वो लोग बहुत बच के निकालना पड़ता है, और इतना बारीक रहता है ना, वो दिखता बहुत ज्यादा है। अगर मशीन वगैरह लगा दे तो बहुत सारा निकाल सकते हैं, लेकिन अभी खुद से हाथ से निकालते हैं। वो एक पैन सा रहता है, उसके अंदर थोड़ा काली मिट्टी डाले, पानी डाले, उसको ऐसा करते हैं, फिर गोल गोल घुमा दे, थोड़ा थोड़ा करके निकलता है। तो नॉर्मल वो एक दिन में 5 ग्राम निकाल लिए, कभी 6 ग्राम निकाल लिए, कभी कभी अच्छा लग रहा तो 20 ग्राम निकाल लिए, कभी कभी कुछ नहीं मिला। आप लेकर आए वहां से गोल्ड घर के लिए? भाई मैं सोचा था, लेकिन कितना अलाउड है वैसे लेके आना? वैसे तो बाहर से लेके आ सकते हैं, कुछ 4-5 तोला तो लेके आ सकते हैं, कुछ लिमिट है। $10,000 के अंदर का सामान भी लेके आ सकते हैं। लेकिन मैं बोला भाई अब यहाँ कुछ, ये इनको पैसा दो, ये सोना दे, और उसके बाद ये मार के सोना भी छीन ले दो। हाँ, ये प्लानिंग भी होती है? ये प्लानिंग भी होती है भाई, ये प्लानिंग भी होती है। और इनका सोना कितना प्योर है, क्या है, ये ओरिजिनल है कि भी नहीं है, वो तो मालूम नहीं। अब दुकान से ले तो समझ में आए। ये कैसे इसलिए पैसा नहीं बना पाते हैं क्योंकि ये 10 ग्राम निकाले, अगर बाहर 30,000 का रेट है तो ये 10,000 5,000 में दे देते हैं, जो बन जाए। और ये वो भी नहीं रहता है, कुछ प्योर भी नहीं रहता है, वो बस ऐसे ही निकाले। अब उसमें क्या मालूम कितना खराब दूसरा सोना है, क्या है। अब वो अगर 10 ग्राम आदमी ले तो 2 ग्राम बचे, तो इसकी वजह से। और क्या चीजें दिखी भाई आपको अफ्रीका में कुछ अलग? क्योंकि वहाँ स्कैम्स होते हैं कुछ, या कोई और रिचुअल ट्राइबल्स के? भाई वो रिचुअल तो बहुत, मडागास्कर कंट्री में हाँ। वहाँ पर एक सेरेमनी, उसको बोलते हैं फमदियाना। फमदियाना मतलब एक जर्नी होती है कि बोन को सोल से मिलाने वाली। तो वहाँ पर क्या करते हैं कि जब एक आदमी और कोई भी मरता है तो 3 साल 5 साल 7 साल 10 साल उनके प्रेफरेंस के हिसाब से वो खोद के डालते हैं। तो कुछ मसाला वगैरह जैसे मम्मी फ्राई करते हैं ना, इजिप्ट में मम्मी बनाते हैं, तो वो लोग उसमें मम्मी जैसा बना के डालते हैं। उसके बाद 3-5 साल बाद निकालते हैं और पूरा सेरेमनी होती है। अब कोई रिश्तेदार यहाँ पर दफन है, कोई वहाँ पर है, तो सबको मिलाते हैं और एक रूम खरीदते हैं उसके अंदर सारी बॉडी डालने के लिए। तो वो क्या करते हैं कि भाई बॉडी खोद के निकाले, डांस वांस करके निकालेंगे भाई, पूरा लाउड म्यूजिक, दारू उड़ा रहे हैं, दारू दे रहे हैं, दारू बांट रहे हैं, और उसके ऊपर पूरा दारू सेलिब्रेट कर रहे हैं। फिर उसके बाद लोग एक लाइन से रखेंगे, पूरा जो कॉफिन जो कपड़ा था ना उसको चेंज करेंगे पूरा। आप देखोगे कि मतलब वो बॉडी ढंग से डिकम्पोज नहीं हुई, लेकिन वो फिर भी अब देख सकते एकदम पतली सी हो गई है। उस गली हुई खाल पे वो क्या करते हैं, अगर ज्यादा पतली हो गई ना, तो एक जैसे कपल है, बूढ़ा बूढ़ी है ना, तो उनको एक साथ रख के बांध देते हैं
वो मोटा कर देते हैं, 3-4 लोग को एक साथ कर देते हैं ताकि एक वो मतलब वापस वो पोजीशन में आ जाए। तो ये सारा कुछ दिन भर सेरेमनी चलती है, पूरा दिन बैठ के वहाँ पर रिकॉर्ड किया था इनको। अच्छा। फिर उसके बाद म्यूजिक प्रोग्राम होता है, फिर उनकी प्रेयर होती है, क्रिश्चियन और वहाँ का एक ट्रेडिशनल रिलीजन है, ये दोनों उसमें प्रेयर होती है। फिर वहाँ का मडागास्कर का नेशनल एंथम होगा। फिर उसके बाद ये जो रूम बनाया है ना, उसके अंदर 7 चक्कर लगाते हैं, डांस करते हैं, उसको फाड़ते हैं। जो कॉफिन है ना, उसको लेके, जैसे आप देख रहे होगे ना मीम चला था, वो तो एक प्रोफेशनल वे है, वो तो पूरा कॉफिन प्रॉपर था। ये एक चादर में लपेटे रहते हैं और उसको घुमाते हैं 7 चक्कर, एकदम मतलब इतना ज्यादा डिसरिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन उनके हिसाब से ना कि भाई ये बहुत ज्यादा ये खुश हो रहे हैं, वो बोर हो रहा था कबर में, तो उसको निकाल के उसको वो ये करे। मानते हैं। हाँ, ये मानते हैं कि इसके बाद ये अब आराम से रह सकता है। हाँ। मर गया नॉर्मल, हमने उसको खोद के गाड़ दिया, वो नॉर्मल है। लेकिन अब ये खुश हो गया, ये भी, अब ये भी जा सकता है, आराम से जाएगा। 3 साल 5 साल बाद जो ये फिर बार बार हर 3 साल में नहीं नहीं, करते? फिर एक बार करते हैं, एक बॉडी को एक बार करते हैं। कोई कोई अगर ज्यादा वो रहा, याद आ रही है, फिर से निकालते हैं वो लोग। अच्छा। और जब 7 चक्कर लगाते हैं, वो जो कवर जैसा बनाते हैं, 7वें राउंड पे ना पूरा फाड़ देते हैं, पूरा फाड़ देंगे, फिर उसके बाद उसको लेके जाएंगे, तो एकदम अलग हो जाता है वो। तो भाई ये कोई साल का कोई पर्टिकुलर टाइम होता है कि बिकॉज डेथ्स तो मतलब होती ही है हर परिवार में, तो ये कोई टाइम होता है क्या कि ये सिर्फ विंटर में करते हैं, ये करते हैं। अभी स्टार्ट होगा ये, अप्रैल मई में स्टार्ट होगा, वहां पर इस टाइम पे होता है। अप्रैल मई से लेके अक्टूबर तक करते हैं, सितंबर अक्टूबर तक करते हैं बस। गर्मी में नहीं निकालते हैं ये लोग, ये ठंडी में प्रेफर करते हैं निकालना। फाड़ते थे क्या बोन्स वोन्स पूरी? नहीं, वो जो एक कैसा ना चटाई जैसा रखते हैं, व्हाइट जो कॉफिन रहता है ना, हाँ। वो 3-4 लेयर बांधते हैं, फिर उसके अंदर चटाई जैसा वो रहता है, वो बांधते हैं, चटाई वगैरह फाड़ देते हैं। जो लास्ट का लेयर रहता है ना, उसको रहने देते हैं। अच्छा। फिर उसके बाकी उसको अंदर नहीं डालते हैं, उसको रूम में एक रख देते हैं। अच्छा भाई, ये तो यार कुछ अलग ही सीन है। भाई वहां पर अजीब सी बास, और सब दारू पी रहे हैं, आपको भी देंगे मतलब। आप नहीं, मैं नहीं पीता। बॉडी की स्मेल आती रहती है। बहुत अजीब सी। तो भाई आपके साथ उस टाइम और भी कोई था फॉरेनर या फिर सारे वही के लोग थे जो आप सारे record वही के लोग थे, कोई भी नहीं था। आपको अकेले भाई कैसे मैनेज करते हो यार आप? बस भाई, और वो जगह कैसा है ना, वो ढूंढना पड़ता है, हर जगह नहीं होता है, और कुछ उसका प्रोग्राम नहीं होता है। अब जो सिटी में थे, वहां से 70 किलोमीटर दूर पहाड़ पे मिला वो चीज। हम ढूंढ रहे एक जगह से, सुबह सुबह निकले हम, गाड़ी वाले को बुक कर दिया कि देखो भाई $50 दे रहा हूँ, ये सेरेमनी अटेंड करना है, यहाँ लेके जाना मुझे। अब हम पहाड़ से पहाड़, एक जगह से दूसरी जगह घूम रहे हैं, वहाँ डेवलपमेंट कुछ भी नहीं, एकदम गरीबी वहाँ पर, पॉलिटिकल सिचुएशन भी बहुत ज़्यादा खराब भाई, मार खाट हो रहा है वहाँ पे। तो हम वहाँ पर ढूंढ रहे गाँव में भाई, फमदियाना कहाँ वहां हो रहा है, पे ढूंढ रहे फंक्शन कहाँ हो रहा है। एक जगह वही सुनाया है कि भाई दूर से ना गाने की आवाज है, तुम लोग यहाँ हो रहे हैं, चलो। अब वो भाई आवाज पहाड़ बहुत दूर तक आवाज वो ट्रेवल करती है। अब वो 3-4 किलोमीटर दूर होता है, हम लोग पहाड़ पे चढ़ के ढूंढ के वहां पर वो सेरेमनी पूरा शाम तक अटेंड किया, उसको पूरा देखा। और वैसे हाँ भाई, दारू आती कहाँ से है, ये क्या? वो लोकल बनाते हैं भाई, वो लोकल बनाते हैं वही पूरा, मतलब जैसे लिक्विड रहता है वैसा नहीं रहता, वो एकदम थिक रहता है, जैसे दही लस्सी जैसा होता है ना, वो एकदम थिक, वो लोकल बनाते हैं, वहीं पे पीते हैं। भाई कोई ट्राइब्स के बारे में बताओ, वहाँ पे अफ्रीका में इतने सारे ट्राइब्स होते हैं, हम सुनते हैं, तो कुछ बताओ। भाई इथियोपिया में, सदर्न इथियोपिया में, वहाँ पर भाई 60 से 80 ट्राइब है, और वो भाई सबसे अलग ट्राइब है, पूरी दुनिया में सबसे अलग ट्राइब वहाँ पर मिलती है। जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो मुर्सी ट्राइब। अच्छा। उसमें कैसा होता है ना भाई, वो लिप के नीचे प्लेट पहनते हैं, जैसे 6-7 साल के होते हैं ना बच्चे पहले, तो उनको पहले उनकी लगता है कि भाई ये खूबसूरत होते हैं उससे, तो क्या करते हैं वो यहाँ पर छोटा सा कट लगाएंगे, और एक जैसा बटन होता है हमारा, उतना वो लगाएंगे। फिर धीरे धीरे से स्ट्रेच होता रहेगा ना, 12 साल 13 साल 14 साल, वो बड़ा करते करते भाई इतना बड़ा हो जाता है, वो 1-1 फीट का हो जाता है। वो इसके नीचे वो लगाते हैं, इनको लगता है कि खूबसूरत होते हैं। फिर उसके बाद वो लोग पूरी बदन में ना ब्लेड से, मोटे ब्लेड से ना भाई काटते हैं, पेंटिंग बनाते हैं, पूरे बॉडी पे पेंटिंग बनाते हैं, अपने शरीर पे भाई। वो भी खूबसूरती समझते उनको लगता है कि भाई इससे खूबसूरत होते हैं, फिर पूरा मुंह पे पेंटिंग लगाएंगे। लेकिन सबसे खतरनाक ये होता है भाई, जो ये यहाँ पे वो लगाते हैं, और उसके बाद एक कान पे भी करते हैं, इतना बड़ा कान हो जाता है, इतना बड़ा वो यहाँ पे भी लगाते हैं। भाई कुछ ट्राइब्स यहाँ नेक पे भी पहनते हैं ना प्लेट्स, वो थाईलैंड वाली। हाँ, थाईलैंड पे वो भी प्रैक्टिस से होता है, 1-2 डालते हैं, 3 डालते हैं, फिर उसके धीरे धीरे नेक उनकी स्ट्रेच हो जाती है भाई। हाँ। और कैसे है भाई ट्राइब वहाँ पे, और भी कोई है? और वहाँ तो भाई जैसे एक ट्राइब है हमर ट्राइब, जो स्टिक वॉकिंग करते हैं। सब दुनिया में सिर्फ एक ही ट्राइब है जो स्टिक वॉकिंग करती है। वो क्या करते हैं कि भाई वहाँ पर शेर, मतलब जंगली जानवर भी रहते हैं, और कैटल वगैरह भी घुमाते हैं वो, तो उससे बचने के, उसको देखने के लिए और जंगली जानवर से बचने के लिए वो लोग स्टिक वॉकिंग करते हैं। बच्चे भाई, आप देखोगे कि कैसे चल सकते हैं, पतली सी लकड़ी लेते हैं, उस पे वो कितनी 15-15 फीट की रहती है, 3-3, 4-4, 5-5 मीटर की वो रहती है, उस पे वो वॉक करते हैं। और वो भी मतलब जो रोड पे हम पैदल नहीं चल पाए, पैर से नहीं चल पाए, वो लोग स्टिक लेके चलते हैं। अरे बाप रे, मतलब वो ऐसा लगे खंबा, ये क्या है। तो आप जब उन्हें विजिट करने गए तो विजिट करा आपने? हाँ, उन्हें उनको मिला हूँ मैं उनसे। तो आपने कोशिश करी उनकी? मैं कोशिश किया भाई,
ट्राई बहुत ज्यादा किया, कुछ नहीं हुआ भाई। छोटी वाली स्टिक लिया था मैं, 6-8 फीट की होगी, वो नहीं हो रहा था भाई। वो बहुत ज्यादा, इतना छोटा सा हो रहा था, उस पर बैलेंस कर लेते हैं वो तो इंटरेक्शन कैसे करते हो? वो ट्राइब थोड़ा थोड़ा ना भाई, एक दो मेन जो रहता है ट्राइब का, वो थोड़ा सा इंग्लिश बोल लेता है आजकल। अच्छा। अब उनको यहाँ थोड़े से टूरिस्ट वगैरह आने लगे हैं। हाँ। वैसे तो मतलब महीने में 2-3 टूर ग्रुप आता है, वैसे वो आ गए बहुत यूनिक। जो चाइनीज, इंडिया से बहुत कम लोग जाते हैं, वो चाइनीज लोग, जो जापानीज लोग थोड़े से पागल रहते हैं, वो जाते हैं वहाँ पे। तो इसलिए वो थोड़ा सा वैसा सिस्टम है। और वहाँ पर भी और भी ज़्यादा अलग अलग ट्राइब है भाई। एक तो है कि शादी हुई तो कान काट देते हैं। अच्छा, कान काट देते हैं। कारो ट्राइब पूरा काटते नहीं है, ये इतना काट देंगे ताकि मालूम पड़ जाए कि इसकी शादी हो गई है। हो रहा है? ऐसे मत देखो अब। हाँ, कारो ट्राइब है वो। तो वो कैसा ना, सिर्फ 1000 बचे हैं। हाँ। वो सबसे वॉयलेंट ट्राइब है। वो आपस की ट्राइब है, एक दूसरी ट्राइब है, उससे इतना लड़ते हैं। उनके पास भाई हर लोग के पास बंदूक है, हर घर में 10-10, 12-12 AK-47 रहती है अरे। ट्राइब के अंदर। क्योंकि इनके पास पैसा नहीं रहता, लेकिन इनके पास गाय बहुत ज्यादा रहती है। तो ये क्या करते हैं, केनिया बॉर्डर पे जाते हैं, 2 गाय देते हैं, गन ले लेते हैं। अब गाय की भी वैल्यू 30-40 हजार तो होगी। तो क्या करते हैं कि भाई ले गाय ले ले, उसके पास 500-600 गाय रहती है। और फिर शादी करने का भी क्राइटेरिया ये है कि अगर ज्यादा गाय हैं। और कितनी भी शादी कर सकता है, 10 शादी, 20 शादी, एक मिनिमम ये है कि 40 गाय दे दो। 40 गाय दे दो और एक शादी करो। तो मेरे पास अगर 400 है तो मैं 10 शादी कर सकता हूँ। अरे वहां पे बाप वो रे। सिस्टम चलता है। तो उनके पास पैसा नहीं है, लेकिन उनके पास सोर्स बहुत ज्यादा है। तो उनके पास बंदूक बहुत रहती है और लड़ते हैं बहुत ज्यादा है भाई। और ये इनके पास आप गए थे, विजिट करा था आपने, तो कैसी खातिरदारी करी? भाई ये लोग तो गुस्सा तो बात बात पे होते हैं। मैं क्या कर रखा था, जो मेरे साथ गाइड था, मैं उसको बोल के रखा था भाई कि कुछ ऐसी बात हुई तो पैसा दे देना, कोई वो नहीं है। तो जैसे गांव में घुसे, तो अभी छोटा छोटा गांव होता है, अब 80 लोग 70 लोग, तो मतलब भाई 10-10, 20-20 इंडिया का रुपया, मतलब सबको पकड़ा दो, खुश हो जाते हैं। और जिसके घर पे विजिट करे थोड़ा कि मतलब भाई पैसा दे दो, ताकि ये लोग का कैसा है ना कि भाई अगर 10 दे के एक फोटो खिंचाया और वीडियो बनाने लगा ना, नहीं नहीं नहीं, इतना जोर से चिल्लाते हैं भाई। AK-47 जिसके पास डर नहीं लगी। हाँ। तो और वो भी भाई दिखते ही डेंजर हैं भाई वो तो इतने लंबे चौड़े होंठ ऐसे उनके। एकदम खतर। और उसके ऊपर पूरा मुंह पेंट करके रखे, पूरा ऊपर से नीचे तक पेंट करके रखे। और सबसे मेन ना, ट्राइब में कपड़ा ही नहीं पहनते। अब मैं जाऊं तो पैसा देके रिक्वेस्ट करवाना पड़ता था कि भाई वीडियो खराब हो जाएगा मेरा। हाँ। तो उसमें भी वैसे भी मोनेटाइज नहीं होता है वो सारे वीडियो यूट्यूब पे। और भाई जैसे अफ्रीका में, जैसे ये लोग तो हैं ही गरीब और ट्राइब्स वगैरह, कुछ ऐसे भी है कि एकदम अमीर, ये ऐसे कुछ देखे आपने? भाई अफ्रीका ना 2 साइड है, बहुत अलग अलग साइड है। जैसे 99.9% मैं बोलूंगा गरीब हैं, लेकिन जो 0.1% है ना, वो भाई इतने अमीर है कि आपको इंडिया में भी वैसे बहुत कम देखने मिलेंगे। जैसे मैं वही अफ्रीका के ट्राइब वाले एरिया में था वहां पर। अब वहां पर भाई प्रॉपर बाइक नहीं, प्रॉपर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, कुछ भी नहीं, रोड वगैरह कच्चे। अब वहां पर भाई मैं 10-12 जी-वैगन, ब्लैक जी-वैगन जा रही है। बोला भाई ये कौन है, ये कोई क्या करता है भाई, समझ रहे हो? वहां ऐसा देख के लगता है ये क्या है, एलियन जैसे। अब वहां गांव में खाने के लिए नहीं। अब वो भाई इतना गरीब गांव है, वहां पर लोग पैसे की जगह क्या मांग रहे हैं कि भाई ब्लेड दे दो, पेन दे दो, सोप दे दो। वहां पर वो चीज नहीं मिलती, क्योंकि अब पैसा मैं दे दूंगा उनको तो पैसा करेंगे क्या भाई, उनके पास दुकान ही नहीं है वो खरीदने के लिए। तो बोलते भाई 3 चीज सबसे ज्यादा डिमांड है, ब्लेड, बाल और शेविंग कर सकते हो उससे, पेन मांगते हैं और सोप मांगते हैं। अरे यार। और वो जगह पे भाई जब जी-वैगन देखो तो भाई कहाँ से आई इतनी सारी। और भाई वहाँ कहते हैं कि पानी की भी कमी है, पानी कहाँ से पीते? पानी ये भाई पास में नदी जो बहती है ना, उसमें से वो लोग निकालते हैं, उसमें से नहाते भी हैं, कपड़ा भी वहीं पे धोते हैं और सारा चीज वहीं से करते हैं। उसी को ही पी भी लेते हैं। उसको पीते हैं भी है भाई, उसी को ही पीते हैं। और गरीबी बहुत ज्यादा है भाई। जैसे एक टूर गाइड जो था मेरा, उसका दोस्त है, मुझे कपड़ा धुलवाना था तो बोला भाई मैं ही धो देता हूँ। वहाँ पे कुछ काम ही नहीं है, कुछ काम ही नहीं है। तो जाके नदी के पास नहाते भी हैं, वही कपड़ा भी धोते हैं सारा। नदी कभी सूख गई तो भाई बहुत प्रॉब्लम हो जाती है इनको। फिर ये लोग 40-40, 50-50 किलोमीटर दूसरी जगह जाते हैं जहाँ पर वो नदी में ज्यादा पानी है, वहां से पानी लेके आते हैं। भाई इनके लोकल गॉड और वो सब प्रैक्टिसेस भी तो होती है, देखा आपने? मूर्ति और ये ना टैबू ज्यादा, जैसे मडागास्कर में काला जादू वगैरह पे ज्यादा वो करते हैं, टैबू वगैरह रिचुअल करते हैं। और अब मार्केट वगैरह में देखोगे ना तो हड्डी, ये चीज, कल, ये मतलब एकदम अलग रिचुअल है उनका। और थोड़े से क्रिश्चियन भी रहते हैं, लेकिन ये ज्यादा कुछ वो है भाई ट्राइब वगैरह में। अच्छा भाई, स्कैम भी होते हैं वैसे, सुना है कि पिक पॉकेटिंग और ये सब चोरी चकारी भी बहुत है वहाँ पे? बहुत ज्यादा है। जैसे मैं आपका मडागास्कर, कुछ चोरी हुआ? मेरे तो जेब में से हाथ डाल के पैसा निकाल लिया था भाई, मैं उसको क्या पकड़ा। बात कर रहे हो? तो मडागास्कर में मैं था, तो वहां पर ना कुछ पॉलिटिकल सिचुएशन खराब सी थी। अब वहां पर वो था कि मुझे हॉस्टल वाले बोले थे कि आप बाहर ही मत जाओ,
आप बाहर जाओगे तो आपकी चोरी नहीं होगी, 100% हम लिख के देते हैं, चोरी होना ही होना है, और लेके पूरा जाएंगे। तो बोला भाई अब 1 दिन रुका, 2 दिन रुका, तो बोले कि भाई बोला मुझे जाना ही, रिकॉर्ड करना है, मैं ऐसे बैठ ही नहीं सकता, मैं यहाँ बैठने नहीं आया हूँ। तो बोले ठीक है, 3 दिन बाद बोले ठीक है, हम साथ में एक लड़का देते हैं, जब आप रिकॉर्ड करोगे ना, अब ये हाथ से रिकॉर्ड करोगे ना तो यहाँ खड़े रहेगा, मतलब यहाँ से वो वॉक करेगा। अब वो वीडियो देखो ना तो साथ में चलते रहता है। अब यहाँ से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो यहाँ चलेगा, क्योंकि कोई इधर से आया तो देख ले, पीछे से आया तो उसको टैकल करना पड़े, वो अड़ जाए। तो उसको लेके गया मैं, थोड़ा दूर चला, मार्केट में जैसे एंटर किया ना, जेब में हाथ, सीधा ये जेब में हाथ, वो जेब में हाथ, भाई सीधा हाथ डाल रहे। मैं पकड़ा, गाली वाली दिया, मतलब ये क्या कर रहा है, पागल है क्या? तो कोई किसी को पड़ी नहीं भाई, कि सबको मालूम है कि पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है, कैसा है। तो भाई वहां बचना बहुत ज्यादा पड़ता है। और जेब में हाथ डाला, निकाला, कोई वो भी नहीं कर रहा है आसपास वाले कि भाई अब क्यों कर रहा है, क्या कोई रिएक्ट नहीं कर रहा, सबको पता है नॉर्मल चीज है। वो लोग बोले थे कि भाई पॉलिटिकल सिचुएशन बहुत खराब है, यहाँ खाने के लिए नहीं है लोगों के पास, और लोग बहुत गुस्सा है, कुछ भी कर सकते हैं, तो इसलिए मत जाओ। मतलब भाई कब तक रुकेंगे, 3 दिन रुका, मैं अब जाता हूँ। तो ऐसा भाई सीन है अफ्रीका में। ओके भाई, अच्छा ये बताओ कि अब जैसे हमारे व्यूअर्स भी देख रहे होंगे और हम पर्सनली भी जानना चाहते हैं, आपने 37 कंट्री ट्रैवल करी है, सबसे सुंदर लड़कियां कहाँ पे आपको देखने को मिला कि वाह यार ये तो जन्नत है? ये जो रीजन है ना भाई, ये कॉकस, ये जैसे हो गया अर्मेनिया, अजरबैजान, टर्की, हाँ। ईरान, यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा खूबसूरत होते हैं, मतलब एक्सट्रीम होते हैं। क्योंकि ये गोरे भी, जैसे इंडिया में गोरे रहते हैं, और जो यूरोपियन गोरे रहते हैं उनके चिट्टा रहता है, वो मतलब वो स्टैंडर्ड पे नहीं रहते हैं। लेकिन ये कैसे गोरे भी रहते हैं, और साथ में ये लोग स्किन वगैरह भी बहुत अच्छी रहती है, बहुत स्किन ऐसा रहता है ना कि भाई बच्चे की स्किन है। अभी एक बड़े ग्रोन अप आदमी की भी ऐसी स्किन देखोगे, ये बच्चे की स्किन है। तो वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे रहते हैं। वहाँ पर आप कोई रेस्टोरेंट में बैठे हो, एक लड़की काम करती है, उसको देखोगे भाई ये तो इंडिया आ जाएगी तो मॉडल बन जाएगी, हाँ। मतलब समझ रहे हो कि ये एक्ट्रेस से भी अच्छी है। और वहाँ पर कचरे उठाने वाले लड़के देखोगे भाई 6-6.5 फीट के, और भाई प्रॉपर बॉडी हाइट, वो कचरे वाले। यहाँ पे आ जाओ बोले तो भाई इंडिया में मॉडल बन जाए। हाँ। तो वहाँ पर बहुत खूबसूरत लोग हैं। तो भाई आपने कितनों का नंबर है इंस्टाग्राम लिया? भाई वीडियो बनाने में टाइम ही नहीं मिल पाता है भाई, दिन खाली वीडियोस में। भाई वैसे यूरोपियन साइड पे ऐसा बहुत है, जब आप कैमरा वगैरह निकालते हो वो बहुत अट्रैक्ट होते हैं नंबर से, फॉलोअर्स से, ऐसा देखा है आपने? यूरोप में ना भाई, ये ईस्टर्न यूरोप में ये सब ज्यादा है, लोग पसंद करते हैं। लेकिन वेस्टर्न यूरोप में किसी को पड़ी नहीं रहती है, वो लोग थोड़ा कैमरा फ्रेंडली नहीं रहते। वेस्टर्न यूरोप में कौन सी कंट्री आ जाती है? स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ग्रीस, स्विट्जरलैंड, इस तरफ वाली जो कंट्री है ना, ये लोग इतना फ्रेंडली नहीं है। मतलब वो लोग पसंद नहीं करते कि कोई रिकॉर्ड करे हमको, वो लोग चिल्लाते हैं, मना कर, ये वो करो। और लेकिन ईस्टर्न यूरोप हो गया और ईरान हो गया, ये लोग बहुत पसंद करते हैं। इसमें कैसा है ना कि जैसे निकलो ना, ईरान हो गया, चाइना भी हो गया, निकलोगे ना, आपको मालूम है कि कोई ना कोई घर में इनवाइट कर ही लेगा। अच्छा। डेली किसी के घर में लोकल, अब वीडियो बना रहे हो ना तो देखिए भाई ब्लॉगर है, क्या है, आ जाओ चाय पियो, मेरे घर पे आओ, ये मेरा घर है, खाना खाओ, रहना है तो आप रह सकते हो। लेकिन वेस्टर्न यूरोप में भाई लोग फ्रेंडली नहीं है, पूछते ही नहीं है। पेरिस में तो भाई मेरे साथ बहुत खराब सीन हुआ था। क्या हो गया? अब मेरी फ्लाइट थी बार्सिलोना से पेरिस, 11:30 बजे मैं लैंड किया, मैं हॉस्टल बुक कर लिया था। अब जब मैं 1 साल में 10-11 महीना में बाहर रह रहा हूँ, तो उसमें कभी कभी मिस्टेक हो जाती है होटल हॉस्टल बुक करने में। तो मैं गलती से हॉस्टल बुक कर लिया फीमेल डॉर्मेट्री में, ओ। पेरिस में, पे कर दिया, सब हो गया। हाँ। अब मैं 11:30 बजे लैंड किया, हॉस्टल पहुंचते पहुंचते 12:30-1 बज गए। अब वहां गया मैं, और मैं बोला भाई मेरी बुकिंग है, तो बोली आपकी बुकिंग तो फीमेल डॉर्म में। अरे बोला गलती हो गई, चेंज करके मुझे मेल में कर दो। बोले कोई जगह नहीं है, आप जाओ। हाँ। बोला बैठने तो दो मुझे, बैठने तो दो, क्यों बोलते हमारा ये प्रोटोकॉल नहीं है, यहाँ भी रूल के खिलाफ है, आप अगर नहीं रुक रहे हो तो आपको रुकने नहीं दे सकते, आपको जाना पड़ेगा। बोला भाई सर्च तो करने दो, कुछ करने दो। बोले देखो भाई मैं बता रही हूँ आपको, वो लेडीज जो रिसेप्शन पे थी बोलती अगर आपको यहाँ पर होटल चाहिए तो सस्ती, सबसे सस्ती होटल अभी जो मिलेगी ना 1 बजे रात में, वो है 260 यूरो की, वो है 24-25 हज़ार की। बोला भाई इतना तो मैं नहीं देने वाला हूँ भाई, 25 हज़ार, वो भी 1 बज रहा है, सुबह 10-11 बजे चेकआउट कर देते भाई। हाँ। मतलब इतना तो मेरा बजट नहीं कि मैं 25। अब मैं बैग लेके स्पेन से आया था, तो स्पेन में गर्मी थी, और पेरिस में भाई टेम्परेचर 3-4 डिग्री था। अब वो मैं ठंडी में घूम रहा हूँ बैग लेके रोड पे, कोई नहीं, कुछ भी नहीं। अब 2-2:30 बजे के करीब ना मुझे एक बंगाली रेस्टोरेंट मिला, वहाँ पर वो बंगाली लड़का था। तो मैं उसको बोला भाई मैं बांग्लादेश जाके आया हूँ, देखो तुम्हारा ऐसा ऐसा वीडियो बनाया। तो वो मदद किया, बैठ के 1-1.5 घंटा हम सब हॉस्टल वगैरह में कॉल किए। तो मुझे हॉस्टल मिला 180 यूरो का 2 नाइट अच्छा। हॉस्टल, मतलब 14-15 हज़ार 16 हज़ार का हॉस्टल मिला 2 नाइट। तो ये रात भर घूम रहा, कोई मदद नहीं भाई करता वो तो शुक्र है आप सेफ थे, वरना वहाँ पे तो चोरी चकारी बहुत चल रही भाई है।
वहाँ पे इतनी ज़्यादा, अभी जैसे बोलते हैं अफ्रीका सेफ नहीं है और इंडिया सेफ नहीं है, भाई ये सब बहुत सेफ है अगर उससे कंपेयर करें तो। पेरिस में भी भाई बार बार मुझे बैग चेक करना पड़ता है कि भाई बैग सेफ है कि नहीं, क्योंकि कब वो स्कैम, कब बैग काट लें। कैसा करते हैं ना भाई, अगर मैं बैग टांगा हूँ यहाँ पे, मुझे यहाँ पे टैप किया, मैं इधर घूमा, ये काट दिया यहाँ से ब्लेड से, अब वो काट दी तो निकल जाएगा, अब वो बैग यहाँ से घूमा, एक के आदमी, उन लोग का ग्रुप रहता है, 10-12 लोग रहते हैं और उसमें 3-4 बहुत खूबसूरत लड़की रहती है जिसपे आप डाउट ही नहीं करोगे, जिसपे आप मतलब सोच ही नहीं सकते कि ये भी रहेगी। तो वो क्या पास करते करते उधर पहुंच जाते हैं, इतना फास्ट कनेक्शन बैठता है ना कि आप वहां रोते रह जाओगे, पासपोर्ट गया, पैसा गया, कार्ड गया, हो गया। तो ऐसा भी नहीं है भाई कि आपका पासपोर्ट आपको कहीं फेंका हुआ मिल जाए, ये लक होता है या ऐसा होता है कि ये भाई अगर वो अच्छे हुए, लक हुआ तो फेंके मिलता है, ये होता है, ये पासपोर्ट फेंक दिए निकल गया, लेकिन ज्यादातर भाई लेके चले जाते हैं। और पिक पॉकेटिंग बहुत ज्यादा होती है भाई पेरिस वगैरह में। तो वो एक्टर है अनु कपूर, उनका भी हुआ था, वो इस पे स्विट्जरलैंड से जा रहे थे पेरिस, उनका भी गायब हो गया पूरा पैसा। भाई ये तो फिर कहने की बात रह गई, सुंदर देश है, जाओ घूमने जाओ, इतने लोग वहां पे आते हैं, बढ़िया देश है ये, तो यहाँ पे इतनी चोरी चाकी हो रही है सब। गंदगी बहुत, वो एक बस एक और मॉन्यूमेंट बना है आईफिल टावर, उसको लोग देखने जाते हैं, और बाकी भाई पूरा इमिग्रेंट भरे हुए हैं वहाँ पर अफ्रीकन कंट्री से लोग, क्योंकि अफ्रीका कॉलोनाइज था फ्रांस से, तो सारे लोग फ्रेंच बोल लेते हैं अफ्रीका में, ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज में लोग फ्रेंच बोल लेते हैं। तो वो कैसे भी भाग के, कैसे भी जुगाड़ लगा के वो फ्रांस पहुंच जाते हैं। तो वो पूरा पहले गंदगी भाई इतनी ज्यादा है पेरिस में, जहां जाओ कचरा फैला हुआ है, और वो चटाई बिछा के वहां कुछ ना कुछ सामान बेच रहे, जो इमिग्रेंट लोग हैं वो सामान बेचे, पुलिस आ रही है, भाग रहे उठा के, यही चल रहा है भाई। मतलब वो पेरिस होगा कोई टाइम पे, लेकिन जब मैं गया तो भाई वैसे ही दिखा मुझे। उससे अच्छा तो भाई ईस्टर्न, ये सर्बिया हो गया, अल्बेनिया हो गया, जो वीजा फ्री था इंडियन के लिए, वो ठीक है भाई, सस्ता भी है और सारी चीजें वैसी मिलती है। और यूरोप की और भाई पार्टी वार्टी उतना ही हैपनिंग है जितना वो है वेस्टर्न यूरोप। वेस्टर्न यूरोप से ज्यादा प्रीफर लोग करते हैं ईस्टर्न यूरोप पे पार्टी करना। कौन सी कंट्रीज है भाई अच्छी? इसमें सर्बिया हो गई, अल्बेनिया हो गए, मोंटेनेग्रो हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पे अच्छी नाइट लाइफ है। सबसे बेस्ट नाइट लाइफ है यहाँ पर, क्रोएशिया हो गया। अच्छा। क्योंकि यहाँ ईस्टर्न यूरोप के लोग बोलते हैं कि सबसे ज्यादा खूबसूरत, यूरोप से अगर कंपेयर करें, जैसे रशियन वगैरह बोलते हैं जो, वो ईस्टर्न यूरोप में सबसे ज्यादा खूबसूरत रहते हैं, क्योंकि रशिया का जो पार्ट पड़ता है मॉस्को वगैरह, वो भी ईस्टर्न यूरोप में आता है। तो वो जो रीजन है यूक्रेन, ये रशिया का वो हो गया पार्ट, तो ये पर यहाँ पे लोग बहुत ज्यादा, लड़कियां बहुत ज्यादा खूबसूरत होती है, इसलिए भाई लोग यहाँ पर ज्यादा प्रीफर करते हैं। अब वहाँ पार्टी करेंगे तो वहाँ पर पार्टी कर रहे हैं तो भाई उनका 500-600 यूरो, 50-40 हज़ार, यहाँ पे एकदम सस्ता सब चीज मिलती है, तो लोग ज्यादा यहाँ पर पार्टी करते हैं। और भाई जैसे आप डॉम वगैरह में रुकते हो वहाँ पे, तो कोई वहाँ पे कोई एक्सपीरियंस हुआ है कुछ? जैसे हमारे साथ ही खुद हो गया था कि चोरी वोरी हो गया था हमारा सामान, तो डॉम में रहते हुए भी आपके साथ कुछ हुआ है? भाई डॉम में तो बहुत अलग अलग चीज होती है, वो तो आपको मैं क्या ही बताऊं। चोरी तो कैसा है कि आपके पास लॉकर है तो आप मेन सामान रख सकते हो, बड़ा बैग की तो लॉकर मिलता ही नहीं, आप भी डोम में रहो तो आपको जो मालूम होगा, बड़ा बैग आप सेफ नहीं, बचा नहीं सकते हो, लेकिन पासपोर्ट, पर्स वगैरह आप लॉकर में रख सकते हो। वो भी बहुत सारी जगह तो लॉकर होता ही नहीं है, कुछ भी नहीं होता है। तो डोम में तो भाई बहुत ही अलग अलग सीन होता है। बताओ ना कुछ मजेदार किस्सा। जैसे मैं वियतनाम में था, तो हम कितना 10 बेड होगा, 10 लोग का वो था, उसमें कुछ 2-3 इंडियन थे, एक और कुछ फ्रांस से लोग थे, कुछ स्पेन से थे वैसा। तो एक हम 9-10 बजे के टाइम पे मैं बैठा था अपने कर्टन लगा के अपने बेड पे लेटा हुआ था, तो एक लड़का आया, ऐसा बोलता भाई ये लो, वो ईयर प्लग आता है ना जो कान में लगाते हैं, ईयर प्लग रबर वाला आता है, हाँ। वो दिया लाके मुझे। मैं समझा नहीं क्यों दे रहा है, वो सबको बांटा। अच्छा। वो सबको बांटा और हंस रहा है, लो भाई ये लो, हंस रहा है, ये लो, हंस रहा है, लगा लेना इसको। हमको लगा कि भाई वियतनाम वहां पे थोड़ा साउंड वाउंड हो रहा है, इसकी वजह से भाई अच्छा आदमी है कि भाई ये ले लो, तुमको सोने में प्रॉब्लम नहीं होगी। सही बात है। मुझको लगा भाई अच्छा आदमी है यार बहुत, उसको मैं बोला कि यार सही है। थोड़ी देर बाद ना भाई वो एक बेड पे लड़की लेके चले गया। अरे तो ये भाई मतलब कुछ भी डोम में भाई किसी की कुछ भी वो नहीं है, कोई भी कुछ भी करे, अपने साथ साथ सब लोग की सोच रहा है। सोच रहे हैं। ये बात बढ़िया है भाई। तो भाई कुछ भी होता है डोम में, तो भाई सही बात है, जब मिक्स डॉम है तो कोई कुछ भी कर सकता है भाई। डोम भी अलग रहता है, फीमेल डोम, मेल डोम, और मिक्स, ज्यादा तो मिक्स ही रहता है। अगर 4 शेयरिंग, 6 शेयरिंग, 8 शेयरिंग, भाई 20-20 भी रहते हैं। हाँ भाई ये बताओ, आप डोंकी रूट वाले लोगों से भी मिले जो डोंकी रूट से इंडिया से जा रहे थे, तो उनके बारे में कुछ भाई बताओ। डोंकी वाले से तो मैं बहुत ज्यादा मिला हूँ, क्योंकि अभी जैसे सर्बिया है, ये डोंकी का हब बन गया था। यहाँ पर एजेंट क्या करते थे, उनको बुला लेते थे कि यहाँ से आओ, मैं आपको यूरोप भेज देंगे 8-10 लाख लगा के। तो सर्बिया सबसे मेन हब क्यों हो गया था, क्योंकि सर्बिया यूरोप में पड़ता है, और लेकिन शेंगन में नहीं है, शेंगन एरिया में नहीं आता है, और वो बॉर्डर लगता है हंगरी से, हंगरी आता है शेंगन में। एक बार अगर आप हंगरी एंटर कर लिए
तो फिर आप यूरोप में कहीं भी जाओ तो वहां पर पासपोर्ट और वगैरह की उसकी जरूरत नहीं है। तो भाई सर्बिया में अगर मेन जो सेंटर, एकदम सेंटर जो एरिया है ना, पार्क वगैरह, भाई लोग रोड पे सो रहे हैं, अच्छा। पूरे रोड पे पड़े हुए हैं। इंडियंस हैं, अफगानी हैं और अफ्रीकन कंट्री से बहुत सारे लोग हैं। तो वो लोग एकदम मतलब धूम मचा दिया भाई, वहां पर क्राइम इतना ज्यादा हो गया है। उसके साथ सर्बिया शायद अभी वीजा हटा भी दिया। अच्छा। वीजा फ्री था, मैं 2 बार सर्बिया गया था। और उसके बाद एक टाउन है, आगे जाएंगे तो सर्बिया में एकदम बॉर्डर पे लगता है हंगरी के। वहां पर तो अभी ये जो भाग के जो इलीगल लोग आए थे, गन वन मिल गई थी तो गन का वायलेंस कर रहे थे। और इनको सपोर्ट कैसा रहता है मालूम, जो डोंकी वाले रहते हैं इनको सपोर्ट कैसा है, यूएन की तरफ से रहता है कि इनको गवर्नमेंट को एक जगह बना के दिए हैं जंगल में कि इनको यहाँ पर रखो, और $10 $15 गवर्नमेंट को देते हैं, इनको खाना वाना खिलाओ ताकि वो ना करे। फिर भी लोग एकदम गन वायलेंस करते हैं। और भाई एक तो मिला था मुझे सर्बिया में जो 52 लाख दिए थे, 2 भाई थे इंडिया के। इंडिया के, 52 लाख रुपए दिया भाई, आधा करोड़। भाई आधा करोड़। आधे करोड़ में तो यहाँ कुछ हो जाए तगड़ा मैं भाई। इसको वही बोला भाई तुम क्या करते हो, तो बोला भाई हमारा बिजनेस है, बहुत अच्छा बिजनेस है, हाँ। अच्छा खासा भाई, वो 2 लाख 3 लाख कमाते हैं महीने के लोग भाई। तो बोला भाई तुम क्यों जा रहे हो? हाँ। तो बोलते भाई हमारे सिस्टम कैसा बन गया है ना कि तुम पंजाब में रह के तुम कुछ भी कर लो, तुम यहाँ राजा बन जाओगे ना तो भी आपको बोलेंगे ना कुछ नहीं किया है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। अब मैं ये जाके ना बाहर मैकडोनल्ड में भी काम करूंगा ना तो मेरी वैल्यू रहेगी कि भाई ये काम करते हैं, क्या काम करता है। लड़का बाहर पढ़ रहा है या लड़का बाहर काम कर रहा है। और वो एक जो भाई था उसका ना, उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी। अरे बाप और वो सोचो वो क्या बोला, मतलब भाई आपको क्या आइडिया है कब तक घर जा पाओगे? 7 साल 8 साल, भाई कोई आइडिया नहीं है। तो बोला भाई ये क्या है, मतलब इतना क्या तुम्हारे पास पैसा है, तुम 50 लाख दे रहे हो 2 भाई मिलके। तो उनको बोला भाई यहाँ से हमको हंगरी क्रॉस कराएगा, फिर हंगरी से पोर्तुगल लेके जाएगा, वहां पर कुछ कार्ड वगैरह बनाएगा, कुछ थोड़ा दिन रखेगा, फिर वहां से मुझे मेक्सिको लेके जाएगा, बॉर्डर क्रॉस करवाएगा, फिर मेक्सिको पे पुलिस पकड़ेगी तो कोर्ट में लेके जाएगी। फिर वो प्रोसीजर होगा। और उनको मालूम भी नहीं कि ऐसा होने है, पैसा लेते हैं भाई। उसके बाद मैं कितने ऐसे लोग से भी मिला हूं, एक मैं माफिया से मिला हूं सर्बिया में जो ये काम करता है, सर्बियन है, उसको मालूम पड़ा ना ब्लॉगर, तो बोला जो तू पूछेगा ना मैं तेरे को सब जवाब दूंगा, बिंदास मेरा इंटरव्यू ले ले। बोला नहीं जाने दो भाई, वो सबका बताता हूँ क्या है। तो वो बोला था ना क्या होता है कि पंजाब से बुलाते हैं, हरियाणा से, पंजाब से, और हर स्टेट से रहते हैं भाई, सिर्फ हरियाणा पंजाब का नाम खराब है, वहां से थोड़े से ज्यादा लोग रहते हैं। और अलग अलग, जैसे गुजरात के लोग अपने आप को गुजराती नहीं बोलते हैं, मैं हरियाणा से बोलेंगे। अच्छा। इतने सारे गुजराती से मिला हूं जो गुजराती बोल रहे हैं लेकिन बोलेंगे कहां से हो, तो बोलेंगे भाई हरियाणा से हो, ताकि भाई मैं सेफ रहूं। मैं साउथ इंडियन से भी मिला हूं, साउथ इंडियन वाले भी आते हैं, तो सब वो रहते हैं। तो ये क्या करते हैं, वहां पर पहुंचे, अब वो एजेंट तो पैसा ले लिया है, उसका तो काम हो गया है, वो इनको डराएगा। वो बोलेंगे भाई कब जाएंगे, अब कब क्रॉस करने वाले? 3 दिन बाद ना बॉर्डर पुलिस थोड़ी कम रहेगी तो हम तुमको क्रॉस करवाएंगे, वो जंगल से क्रॉस करवाएंगे। तो बोलेंगे ठीक है। 3 दिन बाद आएंगे तो बोलेंगे भाई पुलिस आ रही है, पुलिस अंदर जा, 1 हफ्ते तक दिखना नहीं। वो एक बंगला सा खराब से लोग शहर के बाहर खरीद लेंगे, उसमें छोड़ देंगे। बहुत जगह होता है, आर्मेनिया में था भाई, आर्मेनिया में भी यही सीन है। उनको 3-3 4-4 लाख रुपए लिए, इनको तो कम लिए भाई, 3-4 लाख रुपए लिए, बोले आपको वहां पर इतनी इतनी पगार के 1-1.5 लाख रुपए काम जॉब लगवा देंगे और 7 घंटा 8 घंटे ड्यूटी रहेगी, नॉर्मल अच्छा काम रहेगा तुम्हारा। अब वहां गए भाई, तो वहां पे वो शहर के बाहर एक टूटा खंडर सा बंगला दे दिए और कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करवाते हैं भाई। 40 डिग्री गर्मी में इनको 12 घंटा काम करवा के लोगों को 500 रुपया देते हैं। वो लड़का मुझे मिला था, वो बोला था भाई मैं कैसे कैसे करके भाग के आया हूँ, मुझे पासपोर्ट का कुछ वो काम करवाना था, फाइल करवाना था कुछ, तो वहाँ का गवर्नमेंट का प्रोसेस था, वो कराना था। मैं भागा हूँ और घर पे फ़ोन किया हूँ मेरी टिकट करवा दी। बस वो अभी आया था, 2 घंटे बाद की टिकट करवा के उसका भाई उसको बुलाया। तो भाई इतना स्कैम चला ना भाई, ये करोड़ों की नहीं भाई, अरबों की इंडस्ट्री हो गई है डोंकी करवाना। और लोग वो भी नहीं हो रहे कि चलो नहीं जाते, ये सब स्कैम हो रहा है, फिर भी और बढ़ रही है कैसा ना। तादाद। मैं इनको बोला, मैं बोला भाई देखो शेंगन के लिए तुम कर रहे हो, वो टाइम पे मैं उसको बोला कि भाई अब छोटा सा बिजनेस बना लो, सर्टिफिकेट बना लो, नॉर्मल लीगल जाओ ना भाई। हाँ। वो बोले पाजी आप कितने पढ़े लिखे नहीं ना। बोला पढ़े लिखने की क्या बात है, नॉर्मल एक गुमास्ता लाइसेंस बनवा लो, 500 रुपए का बनता है, उद्यम आधार बना दो 1000-1500 का, वो भी बनता है। एक करंट अकाउंट खोल लो, 6 महीने का सबर करो, थोड़ा ट्रांजेक्शन करो, 50 लाख तुम दे रहे हो, 10 लाख का ट्रांजेक्शन करोगे और नॉर्मल लीगल चले जाओगे, वीजा दे देता है भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं पहली बार अप्लाई किया था, मुझे 24 घंटे के अंदर शेंगन वीजा मिल गया था। हाँ। तो वो लोग समझते नहीं, उनको लगता है ना कि भाई ये जो बोल रहे हैं ना एजेंट, वो एक आध केस मिल जाता है जो कनाडा भेज दिया और अमेरिका भेज दिया, वो चलते रहता है, उनको पागल बनाते रहते हैं भाई। और कोई ऐसी जगह जो जहाँ पे आमतौर पे लोग कम जाते हैं, एकदम अनडिस्कवर्ड, और आप वहाँ पहुंचे हो, जहाँ कोई गया इस जगह आप? ऐसी तो भाई बहुत सारी है। जो आप रेकमेंड करोगे कि वहां तो आपको जैसे कभी जाके लगता है ना यार यहाँ तो सबको आना चाहिए, ऐसी कौन सी जगह? वो तो मुझे भाई चाइना ही लगी, क्योंकि चाइना मतलब बहुत ज़्यादा सरप्राइज था, मैं बहुत ज़्यादा चाइना को लेकर सरप्राइज था।
क्योंकि सारी चीजें एकदम परफेक्ट है वहां पर। लैंग्वेज बैरियर खाना छोड़ के भाई, तो अपना अपना थोड़ा कैरी खाना इंडिया के अलावा आपको क्लोजेस्ट टू इंडिया कौन सी कंट्री का क्लोजेस्ट तो लगा? अरब में ही मिलता है यहाँ पर। टर्की में मिल जाएगा, रोल वगैरह जो रहता है तुर्की में मिल जाएगा। अच्छा, स्पाइसी होता है वहाँ का खाना? स्पाइसी होता है थोड़ा, मतलब वो उनको बोलेंगे तो स्पाइसी कर देते हैं। टर्की में वो जेट यूज करते हैं, पेपर यूज करते हैं? वहां पर भाई वो लोग और भी एडवांस है। वो क्या यूज वहां पर ना जेट है ना टिश्यू है, वहां पर कमोड पे ना मशीन बनी रहती है, प्रेस करो तो डायरेक्ट पानी निकलता है। अच्छा। हाँ, वो डायरेक्ट पानी निकलता है ना, उसमें वो रखते हैं, दोनों भी नहीं रहता है उसमें। और चाइना में? चाइना में तो भाई कुछ भी नहीं यूज करते, धोते ही नहीं टिश्यू है। पेपर यूज करते हैं भाई। टिश्यू पेपर भी आधी जगह नहीं रहता है वो, टिश्यू पेपर आधी जगह रहता नहीं क्या? भाई नहीं रहता है। सबसे बड़ा इशू ना भाई ट्रैवलिंग में ये होता है, टिश्यू पेपर हाँ। बहुत प्रॉब्लम हो जाती है कि भाई कहाँ क्या रखें क्या करें। सही बात है भाई। और भाई चाइना में हॉस्टल में ही आप रहे हो या होटल्स वगैरह, क्या प्रेफरेबल रहेगा अगर कोई जाता है तो? चाइना में हॉस्टल भी हैं बहुत अच्छे अच्छे, लेकिन बड़ी सिटीज में। छोटी सिटी जाओगे तो आपको वहां पर होटल ही लेना पड़ेगा, लेकिन होटल बहुत सस्ते हैं भाई। हाँ, अच्छा, बहुत सस्ते हैं, मतलब $10-12 का अच्छा हॉस्टल मिल जाएगा, होटल मिल जाएगा, अच्छा होटल। ओके भाई अब नेक्स्ट कहाँ जा रहे हो घूमने आप? अभी तो मैं अभी आने से 2 दिन पहले मैं अप्लाई किया हूँ सीरिया का सारा डॉक्यूमेंट भेजा हूँ। वो 2 महीने की क्लियरेंस लगती है। हाँ। वो कहाँ से क्लियरेंस लेते हैं? गवर्नमेंट, सीरियन गवर्नमेंट से। भाई गुड है आपने वैसे ये हाँ बात। भाई सही में यार। अकेले चले जाओ। अभी वॉर के टाइम आप ईरान जाने की अभी भी plan- टिकट नहीं देख रहा था भाई मैं, वो टिकट बहुत महंगी हो गई। अभी नॉर्मल जब पहली बार गया था तो 18,000 की टिकट थी, अभी 50,000 की टिकट हो गई है। अच्छा। तो इसलिए रुका हूँ, लेकिन देखते क्या होता है थोड़ा। तो आपके सब्सक्राइबर्स को वहाँ का व्लॉग देखने का मिल जाएगा, मतलब वहाँ जाओगे अब आप? अभी ईरान का चल ही रहा है। और ये कौन सी कंट्री की बात कर रहा था भाई? सीरिया की बता रहे थे। सीरिया का अप्लाई किया हूँ, तो उसमें 2 महीने का इंडियन पासपोर्ट के लिए क्लियरेंस चाहिए। और वहाँ एंटर करने के लिए आप लेबनान से कर सकते हो या फिर जॉर्डन से कर सकते हो। दोनों जगह वॉर चल रहा है भाई दबा के। अरे बाप। अभी इसराइल पैलेस्टीन आपको मालूम ही है। तो अब मैं तो पैलेस्टीन का अप्लाई किया, वो किया था। टूर एजेंसी एक ही जाती है पूरे इंडिया से, तो उनसे पूरा मैं बोला था 1,30,000 रुपये कुछ वो कर रहे थे, तो मैं उनसे बात किया सारा कुछ। तो अभी कुछ रिसेंट में इशू हुआ ईरान का, वो तो वीज़ा स्टॉप कर दिया। अभी मुझे मैसेज किया कि वीज़ा स्टॉप हो गया, जैसे ही ओपन होगा आपको बताऊंगा। और सबसे ज़्यादा पीछे लगा हुआ है मैं नॉर्थ कोरिया के। अच्छा। मैं चाइना दूसरी बार इसीलिए गया क्योंकि मुझे जो वहाँ जाके एजेंसी है बीजिंग में, वो नॉर्थ कोरिया लेके जाती है। वही सबसे बेस्ट एजेंसी है, कोरियो टूर्स करके ऐसा। तो उनके पास गया मैं, उनको पूछा भाई सबसे पहले खुलेगा तो सबसे पहले जाना है मुझे। और मैं बार बार उनसे अपडेट लेते रहता हूँ, हर तो हफ्ते। नॉर्थ कोरिया के भी वीजा बंद है अभी, मतलब नॉर्थ कोरिया का वीजा ही नहीं होता है। नहीं, नॉर्थ पर कोरिया वैसे ट्रैवल जो टूर ट्रेन बंद है, में- पूरा बंद है। अच्छा। हाँ, वो हर 2 महीने बाद वो देते हैं कि अभी अगर अप्रैल चल रहा है तो बोलेंगे मई में, जून में चालू हो जाएगा। जब जून आएगा तो 2 महीना और बढ़ा दे रहे। जब से यही चल रहा है, 1-1.5 साल से यही चल रहा है, अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। भाई वहां पे तो और घूमना थोड़ा और डेंजर है। पर वो तो इधर उधर जाने ही नहीं देते हैं ना। नॉर्थ, मुझे ये सीरिया और इधर और कितना भी मैक्सिको चले जाओ, चाहे कोई भी कोलंबिया चले जाओ, वो लोग बोलते हैं कुछ भी नहीं है। लेकिन नॉर्थ कोरिया में कैसे डर लग रहा है, क्योंकि वहां पर भाई कोई सुनवाई नहीं है। हाँ। वो आप सुने रहेंगे, वो 2016-17 में एक अमेरिकन था, वो अपनी होटल के बाहर से पोस्टर निकाला था। वो उसको पोस्टर अच्छा लगा उस नॉर्थ कोरिया का था, वो निकाला, उसको जेल में डाले। और जब अमेरिका से बहुत ज़्यादा प्रेशर आया, उसको अमेरिका डिपोर्ट किए। जैसे ही लैंड किया मर गया। हाँ। वो कुछ उसको स्लो पॉइजनिंग किए थे, साइनाइड बोलते हैं लोग, वो किए थे, तो मर गया। तो वहाँ पर ना, जैसे उनका सुप्रीम लीडर है दोनों, जो अगर उन वीडियो निकाल रहे हो या फिर फोटो ले रहे हो, अगर वो थोड़ा से भी कट गए, तुम कट गए। और उसके बाद उनके बाद तो ऐसे रिस्पेक्ट करना है, हर चीज़ बहुत बारीकी से दिखाना है उनका। और वहाँ होटल से बाहर नहीं निकल सकते अकेले बिना टूर गाइड के। ऐसा तो मैं पहले इधर तिब्बत में भी थोड़ा सा वैसे ही है, थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस है, लेकिन लोकल के लिए ज़्यादा है। नॉर्थ कोरिया तो मैं देखा हूँ सामने से, 2 बार गया हूँ मैं नॉर्थ कोरिया, मतलब बॉर्डर पे चाइना से। किम जोंग कुछ चीज है तकड़ी भाई वो मिस्ट्री है। और वो गांव गया था जो मैं नॉर्थ कोरिया का, सामने दिख रहा था नॉर्थ कोरिया मुझे। अब वहां जाने के लिए मुझे चाइना से 7 बार रशिया जाना पड़ा, 7 बार रशिया से एग्जिट करना पड़ा। वो ऐसा बॉर्डर था, रशिया एंटर हो लेकिन कोई बॉर्डर पेट्रोल वाला कुछ भी नहीं था। रशिया जा रहे, चाइना जा रहे, रशिया एक रोड पे रशिया एंटर हो रहे, वो सामने चाइना है, रशिया चाइना, वो ऐसा बॉर्डर था। फिर वहां से नॉर्थ कोरिया के बॉर्डर पे पहुंचे, तो सामने पूरा दिखते लोग काम कर रहे हैं। उनको बाहर की जिंदगी कुछ भी नहीं मालूम है भाई, वो इंटरनेट क्या होता है। अगर वो इंटरनेट एक्सेस करने की कोशिश की है, मर गए। और वहां से भागने की कोशिश की है, तो सिर्फ वो नहीं मरते हैं, उनका पूरा पूरा खानदान। 7 लोग, पूरे जितने भी आएंगे ना, जिनको कुछ लेना देना भी नहीं था, सब मरेंगे। ऑलराइट भाई, इस पॉडकास्ट को यहीं पे खत्म करते हैं, वरना आपकी कहानियां खत्म नहीं होंगी, हमें पता है। और हमको तो मजा आ रहा है, हम और बढ़ाते रहेंगे। हाँ। तो जनता से मैं ये बोलूंगा, भाई का जो यूट्यूब चैनल है जाके चेकआउट करो, ट्रैवल विद AK, एंड डू सब्सक्राइब टू हिज चैनल। भाई बहुत सुंदर सुंदर जगह जाकर ट्रैवल करते हैं और आपको इनसाइट्स देते हैं उस कंट्री की। तो हम भी भाई से बोलेंगे 2-3 महीने जाओ, बढ़िया घूम के आओ, फिर से यहाँ पे आओ, और फिर से अब यहाँ बैठ के तमाम देश घूमेंगे।
अभी तो थोड़ा और डेंजर जा रहे हैं, तो देखते हैं। अभी सीरिया हो जाएगा तो सबसे पहले सीरिया, लेबनान, ये सब। नॉर्थ कोरिया होगा तो फिर भाई सॉरी गुड लक भाई, आशा करते हैं आप वापस आ जाएंगे। बहुत अच्छा लगा भाई। मजाक कर रहा यार। भाई कह रहे हैं मैं भी यही आशा कर रहा हूँ। वापिस आएंगे तो सबसे पहले वापिस ही। पक्का भाई, पक्का। डन है भाई। मिलते हैं दोस्तों आपसे नए पॉडकास्ट में, और भाई को इंस्टा पे फॉलो भी कर लेना, इनका इंस्टा यहाँ पे फ्लैश हो रहा था। और अगर आपको इस पॉडकास्ट में मजा आया तो शेयर जरूर करो यार, लोगों तक पहुंचाओ। ये ट्रैवल स्टोरीज जो है, जो तमाम देश में यहाँ बैठे घूमते हैं, लोगों तक फैलाओ, पहुंचाओ। सेकंड पार्ट देखना तो भी बिल्कुल, हाँ। पार्ट 2 के लिए कमेंट कर दो। और कौन सी कंट्री आप चाहते हो उस बारे में हम बात करें, एक बार कमेंट कर दो, तो भाई वहां ट्रैवल करेंगे, आपको स्टोरी बताएंगे। डन है भाई, चलो जी मिलते हैं, बाय बाय।